जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये चैप्टर अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर के भारत में उनकी सत्ता स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, आने के बाद में यहां पर व्यापार कैसे शुरू किया, व्यापार शुरू करने के बाद में क्या ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आई कि उनको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ी, एंड सेना खड़ी करने के बाद में कैसे उन्होंने भारत देश के एक इलाका फिर दूसरा इलाका एंड संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया। एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि हमारे द्वारा इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की जो फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इसकी क्लासेस हमने 5 अगस्त से स्टार्ट कर दी हैं एंड दिसंबर 2024 तक अर्थात 5 महीने में हम इस कोर्स को कंप्लीट भी कर देंगे। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हाँ, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया है और साथ ही साथ 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। और हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की दो बड़ी खासियतें हैं। पहली खासियत तो यह है कि इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है, जो कि हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है और आगे आने वाली क्लासेस को भी इसी तरह से प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इस कोर्स की दूसरी खासियत यह है कि यह एक ऑल इन वन कोर्स है। वैसे तो इस कोर्स को हमने स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इस कोर्स में आने वाली हर एक क्लास में चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आते हैं। फिर उस संपूर्ण निचोड़ में दिए गए हर एक टॉपिक को हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जिससे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम बारीकी से समझ सकें। तो आप अगर यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या फिर आपका बीपीएससी तैयारी हो गया, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में ऐप पर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर जब आप कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पर अगर आपको इस कोर्स के केवल नोट्स चाहिए हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अभी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप यहां पर देख सकते हो, प्राइस भी दिया गया है। एंड अगर आपको कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लास 6 से लेकर के 8 तक की और क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी के 2 कोर्स अवेलेबल है और एक क्लास 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पर बेस्ड और कोर्स यहां पर जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा। अब दोनों में से आपको जो भी परचेस करना है उस पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी, यहां पर ओवरव्यू दिया गया, ठीक है, एंड उसमें क्या कंटेंट मिल रहा है आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके उस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। एंड हमारा जो एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है, इसमें जो इसकी क्लासेस आने वाली वो सारी की सारी फ्री हैं, लेकिन बाकी चीजों को अगर आपको लाभ लेना है तो इसके लिए आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक अर्थात आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अगर आप लोगों ने क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको इतना पता होगा कि मुगल साम्राज्य का सन 1707 के बाद में पतन होने लगा था एंड अंग्रेजों की ताकत जो है मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही बढ़ने लगी। तो अब आइए समझते हैं कि कैसे मुगलों का पतन हुआ और मुगलों के पतन के साथ ही साथ अंग्रेजों की ताकत हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ने लगी। तो कुछ बेसिक चीजें 3 से 4 बिंदुओं में यहां पर दी जा रही, पहले को देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि अंग्रेज भारत देश में कैसे आए एंड आने के बाद में व्यापार कैसे शुरू किया और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ये हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, जो औरंगजेब थे उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सन 1707 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के बाद की अगर बात की जाए तो इनके जो वारिस थे या फिर
हैं इनके बाद में मुगल साम्राज्य का जो शासक बना उसके पास में सत्ता की इतनी अधिक ताकत नहीं बची थी कि मुगल साम्राज्य का विस्तार कर पाए या फिर मुगल साम्राज्य को वैसा ही संभाल सके। ठीक है, कहा जा रहा है 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। क्यों दिखाने लगे? क्योंकि मुगल साम्राज्य में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद जो उत्तराधिकारी शासन को संभालते हैं उनके पास में राजनीतिक और वित्तीय संसाधनों की कमी हो चुकी थी, जिस वजह से वो इन सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदारों को संभाल नहीं पा रहे थे, इनकी ताकत को रोक नहीं पा रहे थे। इस वजह से अगर देखा जाए तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो मुगल सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे ये अपनी ताकत दिखाने लगे और कई सारे लोगों ने अपने स्वतंत्र राज्यों का भी उदय किया, जो ऑलरेडी हम क्लास 7 के एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, इसके अलावा आपको एक बंगाल देखने को मिलता है। आपके मराठा सरदारों ने स्वतंत्र राज्यों को विकसित कर लिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कई देखने को मिलते हैं, सिखों ने, राजपूतों ने, इन सभी लोगों ने अपने स्वतंत्र राज्यों का उदय कर लिया था। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक समय तक एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखो, दिल्ली एक केंद्र के रूप में तो थी, लेकिन पूरे देश के ऊपर जो इसका पहले प्रभाव चलता था औरंगजेब के टाइम पीरियड में, वैसा प्रभाव अब नहीं रह गया। अलग अलग स्वतंत्र राज्य जो थे वो अपने राज्य का कारोबार अपने हिसाब से चलाते थे, दिल्ली से उनका कोई भी लेना देना नहीं रह गया था। इस तरह से दिल्ली अब एक प्रभावी केंद्र के रूप में अधिक समय तक नहीं रह पाई थी। आगे कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने लगे। ठीक है, यानी कि अगर 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग की बात की जाए, यानी सन 1700 से 1800 के बीच की बात की जाए, इसी टाइम में अंग्रेज एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने लगे। अंग्रेज पहले एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहां के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं थी। अंग्रेज जब भारत देश में आए थे तो यहां पर व्यापार की संभावनाओं को ढूंढते हुए आए थे। व्यापार के अलावा यहां पर इस देश के ऊपर कब्जा करने में या फिर इस इलाके को गुलाम बनाने में इनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। आगे कहा जा रहा है अगले पॉइंट में कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना रहा। देखो, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में मुगल बादशाह प्रतीक के रूप में बने रहे कि दिल्ली के ऊपर मुगलों का नियंत्रण है। ठीक है, लेकिन इनके जितना ताकतवर कोई भी मुगल बादशाह नहीं हुआ। इनके कई सारे इलाके थे जहां पर स्वतंत्र राज्यों का उदय हो रहा था, ये उनको भी नहीं रोक पा रहे थे। कहने का अर्थ यह कि बस मुगल बादशाह नाम के बादशाह बने रहते। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के विषय में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। 1857 का जो विद्रोह है इसके विषय में। ठीक है, तो 1857 का जब पहला विद्रोह हुआ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, इस विद्रोह में विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया और इन्हीं को अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था सैनिक विद्रोह था। आगे चल करके फिर जनता ने भी इसमें भाग ले लिया और पूरे भारत देश में ये विद्रोह फैल गया। ठीक है, अच्छा, इसको जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने समर्थन दे दिया था, उसके बाद में पूरे भारत के जो शासक थे, अलग अलग इलाकों पर छोटे छोटे रजवाड़ों पर शासन चलाने वाले, ठीक है, जितने भी थे, उन सभी ने इनको अपना समर्थन दिया और समर्थन के साथ में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अच्छा, जब बहादुर शाह जफर ने इसमें अपना मतलब हाथ डाल दिया, ये नेता के रूप में सामने आ गए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इनको ही अपना लक्ष्य मान लिया। ठीक है, जब विद्रोह कुचल दिया गया तो उसके बाद में कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इनको रंगून भेज दिया गया और भेजने के बाद में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसके अलावा जब इनको विदेश भेजा जा रहा था उसी टाइम पर इनके बेटों को जाफर के सामने ही मार डाला गया। कैसे मारा गया? तोप के आगे लगा करके उड़ा दिया गया था। तोप के आगे लगा करके उड़ा दिया गया था, इस तरह से मार डाला गया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य का संपूर्ण विनाश 1857 तक आते आते हो गया था। जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनको भी भारत से विदेश भेज दिया गया था जेल में, तो वहीं जेल में इनकी भी आगे चल करके मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों का भारत में आना कैसे हुआ।
ठीक है। तो अगली हमारी हेडिंग यही है और इसके पहले बिंदु में कहा जा रहा है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इनसे एक चार्टर प्राप्त किया। चार्टर अर्थात इजाजतनामा या फिर आप कह सकते हो एक प्रकार से एक लेटर इन्होंने प्राप्त कर लिया, इसे उस समय चार्टर कहा जाता था, इजाजतनामा आप इसे कह सकते हो, ठीक है, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, ठीक है। अर्थात इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ब्रिटिश आइसलैंड, ठीक है। अब इन्होंने कहां से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया था? पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, यानी कि इस इलाके से, ठीक है, दक्षिण पूर्वी इलाके से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया था, इसके इधर वाले यानी कि यहां से, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है, इस इलाके से। और पूर्वी इलाका यानी कि मुख्य रूप से इन्होंने यहां पर ही व्यापार किया था, भारत आए थे, इंग्लैंड गए थे, इस इलाके में आए थे, यहां पर भी आए थे, तो इन इलाकों में इन्होंने व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब जो ये एकाधिकार था ये इंग्लैंड की कोई और कंपनी को इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ करने से रोक देती। देखो इस एकाधिकार का मतलब क्या था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इनको इस इलाके में टक्कर नहीं दे सकती, अर्थात होड़ नहीं कर सकती। इंग्लैंड की केवल यही एक कंपनी है जो इस इलाके में आकर के व्यापार कर सकती है। अब कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, अर्थात कोई डर नहीं था, क्योंकि ये अकेले ही इस इलाके में आकर व्यापार करने वाले थे। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां जो थी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बच करके मुनाफा कमा सकती थी। उसमें क्या होता था कि भाई जितना कम कंपटीशन होगा, ठीक है, उतना अधिक मुनाफा कमाने का ये प्रयास करते थे कि भैया कम दाम पर चीजें खरीदेंगे और यहां से यहां ले जाकर के महंगे दाम पर बेचेंगे। अब अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो महंगे दाम पर प्रोडक्ट मिलेंगे और महंगे दाम पर प्रोडक्ट मिलेंगे तो इनको मुनाफा भी कम होगा। बीच का माल, बीच का पैसा कमाने का ये प्रयास करते थे, ठीक है, प्रतिस्पर्धा से बच करके, अर्थात कंपटीशन से दूर रह करके। और अगर इसी देश की अन्य कई सारी व्यापारिक कंपनियां यहां पर आकर व्यापार करने लगती तो कंपटीशन बढ़ जाता, इनका मुनाफा कम होता। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक चार्टर अर्थात इजाजतनामा पहले ही हासिल कर लिया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लेकिन यह सारी जो दस्तावेज था, जो ये इजाजतनामा था, दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के वर्चस्व व्यापार में आने से नहीं रोक सकता था। अर्थात केवल इंग्लैंड की जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको रोक सकता था कि वो व्यापारिक कंपनियां इस इलाके में अर्थात पूर्व में आकर के व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन जो अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, जो अन्य यूरोपीय ताकतें थी, जिसमें आपको डच मिलते हैं, आपको पुर्तगाली देखने को मिलते हैं और भी कई सारे थे, फ्रांसीसी देखने को मिलते हैं, इनको नहीं रोक सकती थी, ठीक है। तो जब तक इंग्लैंड के जहाज अर्थात ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का पश्चिमी तट ये वाला, ठीक है, और केप ऑफ गुड होप यानी कि ये वाला, ठीक है, इन दोनों तटों को छूते हुए भारत के यहां तक पहुंचती, ठीक है, छूते हुए इसके के चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। देखो अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे वो यहां से चले थे, इस रास्ते से होते हुए, ये केप ऑफ गुड होप वाला इलाका देखने को मिलता है, यहां से होते हुए आए थे, इस तरह से आए, इस तरह से आए, ठीक है। इसके अलावा केवल हमारे ही देश नहीं गए थे, चाइना भी गए थे, इसके अलावा इन देशों में भी गए थे, तो अलग अलग देशों में गए थे, इन्होंने वहां पर व्यापार भी किया था, ठीक है। तो जब तक ये इंग्लैंड के जहाज हमारे भारत तक पहुंचते तब तक हमने देखा था कि 1498 में ही वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, वो भारत में आकर के अपना यहां पर अड्डा जमा चुका था। वही यहां पर कहा जा रहा है तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, यानी कि गोवा वाला जो इलाका देखने को मिलता है वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, गोवा में आए थे, यहां पर इन्होंने अपना ठिकाना भी बना लिया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री जिनका नाम है वास्को डी गामा, इन्होंने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था, जिस समुद्री मार्ग से अंग्रेज आए। मैंने बोला था ना क्लास 6 के एनसीईआरटी में कि मैप के माध्यम से आएंगे, आपको मैं समझाऊंगा, तो वो यही रास्ता है, ठीक है। तो इसी का खोज इन्होंने वास्को डी गामा ने किया था। यहां पर 1498 में ही वास्को डी गामा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, गोवा में अपना एक ठिकाना बना लिया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। फिर कौन आए? ये हमें अंग्रेज देखने को मिलते, फिर डच आए और उसके बाद में फ्रांसीसी आए। प्रश्न पूछ देता है कई बार कि भारत में विदेशी व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, तो याद
रखना, पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए और डचों के बाद में फिर फ्रांसीसी आए, जिनका ये क्रम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न इस पर भी पूछ देता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी किया गया चार्टर या फिर कहें कि इजाजतनामा किन व्यापारिक कंपनियों को पूर्व के व्यापार से रोकती थी? तो याद रखना, इंग्लैंड की जो व्यापारिक कंपनियां थी, ठीक है, उनको पूर्व से व्यापार करने से रोकती थी। बाकी जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी उनको नहीं रोकती थी। जो स्पेसिफिकली इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी वो यहां आकर के व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और आने के बाद में उन्होंने यहां पर अपना ठिकाना बनाया। ठीक है, और ठिकाना बनाने के बाद व्यापार भी शुरू कर दिया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सभी व्यापारिक कंपनियां जो थी एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। भाई, जो व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी वो भारत से प्रोडक्ट लेकर के जाती थी और विदेश में बेचती थी। कौन से प्रोडक्ट ले जाती थी? तो यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग थी और सारी की सारी व्यापारिक कंपनियां इन्हीं चीजों को, इन सभी चीजों को भारत से ले जाकर के यूरोप में बेचती थी और इसी से वो मुनाफा कमाती थी। अब यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जब हमारे यहां पर पुर्तगाली आए 1498 में, ठीक है, तब प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी। ठीक है, क्योंकि ये अकेले आए थे। इसके बाद में आ जाते हैं कौन? अंग्रेज। अंग्रेज कब आए यहां पर? तो 1600 में आए। ठीक है, 1600 में अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने के बाद में आ जाते हैं डच। ये आए 17वीं शताब्दी में। ठीक है, डच कब आए? 17वीं शताब्दी में। और डचों के आने के कुछ ही समय के बाद में फ्रांसीसी भी 17वीं शताब्दी में ही आ गए। जब ये आ गए तो ये चार व्यापारिक कंपनियां भारत में आपको देखने को मिलती हैं। अब जो चार व्यापारिक कंपनियां हो गई तो सभी व्यापारिक कंपनियां एक ही चीजें खरीद रही थी। इससे भारत के मार्केट में प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ा तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ने लगी। जो सूती कपड़े थे, रेशम था, इसके अलावा काली मिर्च थी, लौंग थी, इलायची थी, दालचीनी थी, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें थी जिनका व्यापार होता था। तो इन सभी चीजों की कीमतें अब बढ़ने लगी। अब इन व्यापारिक कंपनियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के लिए बाजारों पर कब्जे की होड़ में लड़ाइयां शुरू कर दी। भाई, उस समय पर जो ये व्यापारिक कंपनियां थी प्रतिस्पर्धा से बच करके, कंपटीशन से बचकर व्यापार करती थी और जब कंपटीशन बढ़ गया तो इन्होंने कंपटीशन को खत्म करने के लिए, प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के लिए, यानी जो कंपनियां इनको कंपटीशन दे रही थी उन कंपनियों को वहां से हटाने के लिए, मार्केट से बाहर करने के लिए बाजारों पर कब्जे करने लगे। अब जब बाजारों पर कब्जे होने लगे तो इस होड़ में यहां पर लड़ाइयां भी शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता था तो कोई सी एक व्यापारिक कंपनी किसी दूसरी व्यापारिक कंपनी के जहाज ही पूरे डुबो देती थी। यहां पर अगर आप देखोगे तो भारत में जिन शासकों का इन इलाकों पर नियंत्रण था उनकी विफलता हमें देखने को मिल रही है। भाई, यहां पर आप राजा हो यहां के, ठीक है, तो यहां की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संभालना आपकी जिम्मेदारी है। यहां पर विदेश से व्यापारिक कंपनियां आ रही हैं, बाजारों के ऊपर अपना नियंत्रण जमा रही हैं और आप बैठे बैठे देख रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब हमें यहां पर यहां के प्रशासन की विफलता देखने को मिल रही है। यहां के व्यापार को ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं तो जहाज डुबो देती थी। आगे कहा जा रहा है जहाज डुबोने के अलावा रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी। जहाज डुबोना तो मतलब एक बड़ी बात होती है, तो जब जहाज डुबो नहीं पाती थी तो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यानी कि पूरे के पूरे जहाज जिनके ऊपर पूरा माल लदा हुआ है उनको आगे बढ़ने से रोक दिया, रुकावटें खड़ी कर दी। इसके अलावा ये जो हथियार था, ये जो व्यापार था, अब हथियारों की मदद से चलने लगा था। यहां पर भारत के प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता साफ तौर पर देखने को मिलती है। और अब क्या हुआ कि व्यापारिक चौकियां और किलेबंदी के जरिए सुरक्षित की जाने लगी। व्यापारिक चौकियों को सभी व्यापारिक कंपनियों ने अपनी अपनी व्यापारिक चौकियां बनाकर रखी हुई थी और इनके यानी कि एक व्यापारिक केंद्र बनाकर रखा हुआ था। आप कह सकते हो गोदाम थी या फिर एक ऑफिस था जहां से पूरा का पूरा व्यापार नियंत्रित किया जाता था। तो इन व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित भी किया जाने लगा। ठीक है, इतना हमारे यहां पर होने लगा। अगले बिंदु में कहा जा रहा है अपनी वस्तु
बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। अब जो व्यापारी कंपनियां थी, जब ये अपनी बस्तियों को किलेबंद करने लगी, ठीक है, इसके अलावा व्यापार में मुनाफा करने के लिए स्थानीय शासकों से इनका टकराव भी होने लगा, ठीक है, व्यापार में मुनाफा कमाना है और यहां पर जो व्यापारी कंपनियां आ रही थी वो आपस में लड़ रही थी, मार्केट पर कब्जा कर रही थी, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ कि स्थानीय शासकों के साथ में इनके टकराव भी होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो युद्ध की स्थितियां यहां पर पैदा होने लगती हैं। अब हम यहां पर एक स्पेसिफिक इलाके का एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है और यहां से हम समझेंगे कि इस तरह से युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, ठीक है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर स्थापित हुई? हुगली नदी के किनारे। कब? 1651 में। याद रखना, प्रश्न आ सकता है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, तो जहां व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक है, जहां व्यापारी अर्थात फैक्टर काम करते थे। तो कहां काम करते थे? हुगली नदी के किनारे जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में स्थापित हुई, यहीं पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अपने काम करने लगे और इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था उस जमाने में। याद रखना, फैक्ट्री में वेयर हाउस और दफ्तर बनाए गए थे, ठीक है। व्यापार के विस्तार के साथ में कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसाने के लिए प्रेरित किया। हुआ क्या यहां पर, जैसे जैसे इन्होंने सबसे पहले अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है, फैक्ट्री की स्थापना करने के बाद में यहां से व्यापार करने लगे, व्यापार बढ़ने लगा। जब बढ़ा तो वेयर हाउस खोल दिए, ठीक है, वेयर हाउस के अलावा दफ्तर खोल लिए, ठीक है, अर्थात ऑफिस इन्होंने खोल ली, ठीक है। अब जब व्यापार और बढ़ा तो व्यापार के विस्तार के साथ में कंपनी के जो सौदागर थे, ठीक है, अर्थात जो इनको माल प्रोवाइड करते थे, इनके जो व्यापारी गण लोग थे, इसके अलावा सौदागर और व्यापारियों, इन दोनों को फैक्ट्री के आसपास बसाना शुरू कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारी आए थे यहां पर, उनको और जो यहां के सौदागर थे, ठीक है, उन सभी को अपनी फैक्ट्री के आसपास बसाने के लिए प्रेरित करने लगे कि आप यहीं पर बसकर रहने लगो। तो वही वही यहां पर कहा जा रहा है, एक मिनट, अभी हमने इसका यहां पर जिक्र भी किया था कि व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के सुरक्षित करने लगे। हाँ, एक मिनट, हाँ, ये अपनी बस्तियों को किलेबंद करने लगे। तो जो इन्होंने यहाँ पर लोगों को बसाना शुरू कर दिया तो इनकी पूरी व्यापारिक बस्तियां बन चुकी थी। तो इन्हीं बस्तियों को जब किलेबंद के जरिए सुरक्षित करने लगे, अर्थात बस्तियों के आसपास पूरा किला बना करके उसको सुरक्षित करने लगे, तो स्थानीय शासकों के से इनका टकराव भी होने लगा था, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया। अगले बिंदु पर फोकस करते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों तथा आसपास बसी आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। हुआ क्या यहां पर, 1696 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री और फैक्ट्री के आसपास के जो इलाके थे वहां पर किला बनाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत दी और रिश्वत देकर के 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। किन किन 3 गांव की? ये मतलब बंगाल में 3 गांव थे, इन 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। इनमें से एक गांव था आपका कालिकाता, जिसे आज के टाइम पर हम कलकत्ता कह करके बुलाते हैं, ठीक है। और भी गांव थे, तो एक था आपका कलकत्ता, जो याद रखना, ठीक है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान अर्थात एक शाही दस्तावेज जारी कर दे। अब समझो कंपनी कितनी चालाकी से काम कर रही थी और कितने सिस्टमैटिक तरीके से। जब इंग्लैंड से यहां पर आई, अर्थात जब ब्रिटेन से यहां पर आई, तो वहां से एक इजाजतनामा लेकर के आए कि भाई वहां की कोई और व्यापारिक कंपनियां यहां आकर के हमें टक्कर ना दे पाए, ठीक है। और यहां पर भी आकर के औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि वो यहां से हमें फ्री में अर्थात बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, और औरंगजेब ने ऐसा कर भी दिया, ठीक है। इसके अलावा यहां के जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत दी और रिश्वत देकर के बंगाल में 3 गांव की जमींदारी ले ली, ठीक है। अब इस समय की अगर बात की जाए 1696 के आसपास की यहां पर बात है, तो इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन चल रहा था। 1707 तक इनका शासन में देखने को मिलता है और इस समय बंगाल पर इनका ही नियंत्रण था। बंगाल एक अपना स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। तो बंगाल में 3 गांव की जमींदारी इनको मिल गई, ठीक है। और इसके अलावा मुगल बादशाह का जितने इलाके में नियंत्रण था उस पूरे
इलाके में इनको बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने यहां पर 3 गांव की जमींदारी खरीदी, इसी तरह से ज्यादा रियासतें हासिल करने लगी। ठीक है, अर्थात जमींदारी और मतलब अलग अलग इलाकों पर नियंत्रण करने लगे। ठीक है, और जो पहले से इनको अधिकार दिए गए थे, जैसे कि एक अधिकार दिया गया शाही फरमान, ठीक है, इन अधिकारों का और जो अधिकार मिले हुए थे उनका फायदा उठाने लगे। उदाहरण के तौर पर औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला हुआ था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल के राजस्व में वसूली कम हो गई। और ऐसे में बंगाल के नवाब, जिनका नाम था नवाब मुर्शिद कुली खान, इन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, इसका नवाब ने हो गया पर ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने बड़ा ही चालाकी से इस यहां पर अपना व्यापार स्थापित किया। व्यापार स्थापित करने के बाद में यहां की जमींदारी हासिल कर ली। जमींदारी हासिल करने के बाद में रियासतों पर अपना कब्जा करने लगे। जो अधिकार इनको दिए गए उनका फायदा उठा करके बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने लगे। ठीक है, और इससे क्या है कि जो बंगाल का राजस्व था वो उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। जब कमी आने लगी तो यहां के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो टकराव हुआ। जब टकराव हुआ तो व्यापार से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यहां पर होता युद्ध। अब इसको भी देखते हैं कि किस तरह से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और किस तरह से पूरा युद्ध हुआ। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 18वीं सदी की शुरुआत में, यानी कि सन 1700 के आसपास की बात की जा रही है, सन 1700, हाँ, सन 1710, 12, 15, ठीक है, इस समय की बात की जा रही है। ठीक है, शुरुआत की बात किया यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के आसपास का टाइम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। जो बंगाल के नवाब उस समय बने थे नए, उनके और कंपनी के बीच में टकराव बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया और अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, जो अलग, जैसे कि अवध हो गया आपका, अवध के अलावा हैदराबाद हो गया, और जो मराठा वाले इलाके थे वहां पर। ठीक है, और जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हो रहा था उन इलाकों में भी इसी प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिली, क्योंकि अब भैया औरंगजेब तो समाप्त हो गए। ठीक है, औरंगजेब की समाप्ति के बाद में मुगल साम्राज्य बिखरने लगा और अलग अलग क्षेत्रों में जो स्वतंत्र राज्य उदय हुए उन्होंने अपने हिसाब से राजनीतियों को तय करना शुरू कर दिया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था अपने हिसाब से चलाने लगे। इससे अगर आप देखोगे तो उस समय जो दूसरी क्षेत्रीय ताकतें थी उनकी भी स्थिति इसी प्रकार की में देखने को मिली कि वो भी अपनी ताकत दिखाने लगे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान नवाब बनता है और उसके बाद में फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और इन सभी लोगों ने अंग्रेजों को आंख दिखाई, अर्थात अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई और अंग्रेजों को दबा करके रखने का प्रयास किया। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। ठीक है, कि इन्होंने ये जो शासक थे तीन के तीनों, इन्होंने बंगाल में कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। इन्होंने कहा भाई हम आपको व्यापार का अधिकार तो देंगे, लेकिन इसके बदले आपको हमें नजराने देने होंगे। इसके अलावा जब कंपनी भारत देश में आई थी तो इसने यहां पर सोने के सिक्के ढालना शुरू कर दिए थे। ठीक है, सोने के सिक्के ढालना अर्थात बनाना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को आगे बढ़ने से भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि भाई आप अपनी किलेबंदी को भी रोको, जो सिक्के ढाल रहे उसको भी रोको, शुल्क चुका करके व्यापार करो। ठीक है, और यहां पर क्या है कि शुल्क नजराने देकर, ठीक है, व्यापार के बदले हमें नजराने देने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलीलें दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। भाई इन्होंने शुल्क देने से मना कर दिया और यहां पर जो चीजें जिनका उत्पादन होता था, ठीक है, वो खरीद के यही ले जाते थे। अर्थात जो आमदनी का मुख्य स्रोत थी उत्पादन वाली वस्तुएं, उनके ऊपर शुल्क गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रही थी। इससे क्या है कि जो उस समय की बंगाल सरकार थी उसकी ताकत कम होने लगी, राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और बंगाल के जो नवाब थे, नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। तो इन्होंने कंपनी
कंपनी के ऊपर इस बात का इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली में कमी हो रही है और नवाबों की ताकत कम पड़ती जा रही है। इसके अलावा धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया कि भैया जो मतलब औरंगजेब ने केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था और अब तो सभी लोग शुल्क मुक्त व्यापार करने लगे, ठीक है, तो ये तो गलत है। तो धोखाधड़ी का भी इल्जाम लगाया। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, ठीक है, कंपनी ने कहा भाई कुछ भी हो जाए हम टैक्स नहीं देंगे। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। सबसे पहले क्या किया, अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, ठीक है, और इसके अलावा ये कहा कि जो नवाब हैं और जो अधिकारी हैं इनको अपमानित करने का प्रयास किया। यानी कि हाँ, मतलब एक प्रकार से आप यही कह सकते हो कि भैया चिट्ठियां लिखी और चिट्ठियों के माध्यम से राजा, उस समय के नवाब जो थे, इनको अपमानित किया। अच्छा, कंपनी का यहां पर कहना क्या था, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। भैया बंगाल सरकार ये कह रही है कि आप राजस्व नहीं दे रहे, इससे हमारी ताकत कम पड़ रही है, और कंपनी कह रही थी कि आपके स्थानीय अधिकारी इतनी हमसे मांग ही रख रहे हैं कि उससे हमारा जो व्यापार है वो तबाह होता जा रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, ठीक है। कंपनी का कहना यह था कि हम व्यापार तभी हमारा फल फूलेगा जब आप शुल्क हटा लोगे। और कंपनी को इस बात का यकीन भी इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। अब धीरे धीरे क्या है कि कंपनी को यहां पर ये एहसास, जब कंपनी ने देखा कि कुछ इलाकों में इनको रियासतें मिल गई थी, शुल्क मुक्त व्यापार करने लगे थे, ठीक है, और इसके अलावा व्यापार फैलने लगा, ठीक है, इन्होंने अपने कुछ इलाकों में किले भी बना लिए थे, सेना भी खड़ी कर ली। सेना के माध्यम से क्या है कि विभिन्न, जैसा कि हमने यहां पर देखा था, एक मिनट, ये हथियारों की मदद से इनका व्यापार चलने लगा था, ठीक है। इसके अलावा बाजारों पर कब्जे करने लगे थे, कब्जे की प्रक्रिया में लड़ाइयां होती थी, हथियार का यूज हुआ, तो इन्होंने यहां पर अपनी सेना भी खड़ी कर ली, ठीक है। अब जब इतना सब हो गया तो कंपनी को ये मतलब समझ में आ गया कि बिना लड़ाई लड़े, ठीक है, हम यहां पर अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सकते, और व्यापार फैलाने के लिए उन्हें अपनी आबादी बढ़ानी होगी, अर्थात अधिक से अधिक अंग्रेजों को यहां पर आना होगा, सेना खड़ी करनी होगी, और उसके माध्यम से यहां पर वो व्यापार कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत बड़े इलाके में फैलना होगा। इसके अलावा इन्होंने देखा कि भाई हमें गांव भी खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा जिससे कि सुरक्षित रह सके, ठीक है। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो टकराव बढ़ते गए दिनों दिन, ठीक है। अंग्रेजों को समझ में आता गया कि भैया हमें अगर व्यापार चलाना है तो गांव खरीदने होंगे, किले बनाने होंगे, अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी, और इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। धीरे धीरे टकराव बढ़े और अंत में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हमें देखने को मिलता है। अब हम प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध का भी वर्णन देख लेते हैं, इस युद्ध में क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के विषय में पहले बिंदु में कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, पहले बिंदु में कहा जा रहा है सन 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु होती है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बनते हैं, ठीक है, तो सिराजुद्दौला एक ऐसे व्यक्ति थे जो शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी। कंपनी चाहती थी कि भैया एक ऐसा नवाब यहां पर बैठे जिससे कि हम जैसी चाहें वैसी फरमान जारी करवा सके, जैसा चाहें वैसा आदेश दिलवा सके, और हमारा व्यापार अच्छे ढंग से चलता रहे, जो हमारे मतलब इशारों पर नाचे, ऐसा ये शासक चाहती थी, जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, ऐसा नवाब बैठाना चाहती थी कंपनी बंगाल की गद्दी पर, ठीक है। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से, यानी कि इनके जो कंपटीटर है उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए, और कंपनी को कामयाबी इसमें नहीं मिली, कंपनी इसमें विफल हो गई, और सिराजुद्दौला को पता भी चल गया। जब पता चला तो जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, ठीक है। सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई आप व्यापार कर रहे हो कि राजनीति कर रहे हो, ठीक है, व्यापार कर रहे हो चुपचाप व्यापार करो, ठीक है, जो राज्य के राजनीतिक मामले हैं उसमें अपनी टांग अड़ाना बंद करो, किलेबंदी को रोको और बाकायदा राजस्व चुकाए, ठीक है, ये आदेश जारी कर दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, अंग्रेजों ने कहा कि ना तो हम किलेबंदी रोकेंगे, ना ही राजस्व चुकाएंगे, और ना ही राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करेंगे। और भैया बंगाल के नवाब चाहते थे कि आप ये तीनों ही काम करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दोनों पक्ष पीछे हट नहीं रहे थे। अंततः अपने 30,000 सिपाहियों के साथ में नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जब हमला बोला तो नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर
लिया, गिरफ्तार करने के बाद में गोदाम पर ताला डाल दिया। यानी इनका जो वेयर हाउस था या फिर इनकी जो गोदाम थी जहां पर सारा का सारा माल ही रखते थे, वहां पर ताला डाल दिया। और अंग्रेजों के जो हथियार थे, हथियार भी छीन लिए गए। अंग्रेज जहाजों को भी घेरे में ले लिया गया। यानी कि अंग्रेजों की पूरी ताकत को अपने नियंत्रण में यहां के नवाब ने ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। इन्होंने कहा कि भाई कोलकाता में भी इनका एक अड्डा है, ठीक है, और कोलकाता पर हमें कब्जा करना चाहिए, नहीं तो आज नहीं तो कल वहां से यहां पर आएंगे और फिर ये तबाही मचाएंगे। तो कोलकाता में इनका जो अड्डा था वहां पर भी कब्जा करने के लिए इन्होंने अपनी सेना को रवाना कर दिया, उधर का रुख कर लिया। इसके बाद में मेन ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कासिम बाजार में तो कब्जा करना इनके लिए बहुत आसान था, लेकिन जो कोलकाता में कब्जा करना इनके लिए अगर इसकी बात की जाए तो बहुत कठिन था। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते, एक मिनट, उधर का रुख किया, ठीक है। हाँ, मतलब कोलकाता अर्थात कलकत्ता एक ही बात हो गई, ठीक है। तो कोलकाता पर कब्जा करने का इन्होंने रुख किया, ठीक है। तो कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब यहाँ के राजा कोलकाता पर नियंत्रण करने के लिए गए, उधर की ओर रुख किया, तो कोलकाता हाथ से निकल जाने की खबर इनके अंग्रेजों के कानों में पड़ी। तो मद्रास में कंपनी के अफसर थे, जिनका मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। अर्थात क्या हुआ, जब इनको ये पता चला कि कलकत्ता हमारे हाथ से जा रहा है, ठीक है, वहां के ऊपर बंगाल के नवाब ने नियंत्रण डालने का प्रयास किया है, उधर सेना को भेज दिया है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने भी अपनी सेना को रवाना कर दिया। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही, ठीक है। लंबे समय तक नवाब अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात रख रहे थे और सौदेबाजी चल रही थी। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी कि यहां पर प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हमें देखने को मिलता है। कब? 1757 में, याद रखना, ठीक है, ये डेट याद रखना। प्लासी का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से सेना का जिसने नेतृत्व किया था वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हार के पीछे का कारण यह नहीं था कि सिराजुद्दौला की ताकत कम थी, बल्कि यहां पर इनकी राजनीतिक ताकत कम थी, इसका यह कारण था, ठीक है। हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। तो इसकी सेना की टुकड़ियों ने कंपनी का साथ देते हुए क्या किया, इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। अब इस युद्ध में जब इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, अर्थात इसकी एक बहुत बड़ी सेना, इसकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी का साथ दे रही थी, ठीक है, और उस वजह से इन्होंने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया। तो यही इनकी हार का एक बड़ा कारण बना। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली जीत ही हमें देखने को मिलती है। भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इससे बड़ी जीत मतलब इससे पहले हुई नहीं थी। 1757 में पहली बड़ी जीत हमें देखने को मिलती है। अच्छा, जो ये मीर जाफर था, ठीक है, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। जब इसने अंग्रेजों का साथ दिया था तो अंग्रेजों ने भी इसे आगे चलकर क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। अब जब यहां पर मतलब ये युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेज यहां पर जीत गए, उसके बाद में क्या हुआ अब यहां पर समझो। इसके बाद में एक और युद्ध होता है जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। लेकिन बक्सर का युद्ध कैसे हुआ इसको समझने के लिए आगे की कहानी को समझते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, ठीक है। सिराजुद्दौला चूंकि एक ताकतवर शासक था, ठीक है, इसे अंग्रेज संभावित खतरा मानते थे, ठीक है, इसलिए अब इसे मार दिया जाता है। मारने के बाद में मीर जाफर जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था उसको नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। ये व्यापारी कंपनी थी, ठीक है, और इसका मानना था कि हमें व्यापार करना है, अभी शासन की जिम्मेदारी हमें नहीं संभालनी है। हालांकि भारत देश में आकर के सेना खड़ी की और सेना खड़ी करने के बाद यहीं के शासक को हरा दिया। इसके बाद भी ये नवाब नहीं बने, शासक नहीं बने, ठीक है। इन्होंने यहां पर एक कठपुतली नवाब बिठाया जिसका नाम क्या था, मीर जाफर, ठीक है, इसको नवाब बना दिया। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था, अर्थात कंपनी का मूल
उद्देश्य क्या था? व्यापार को फैलाना। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, अर्थात जो कठपुतली नवाब हैं वो भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं नाचते, क्योंकि वो नवाब बनाकर आपने उनको बैठाया, एक तरह से राजा बनाकर बैठाया, और आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजरों में सम्मान और प्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। भाई अगर आपको सम्मान अपनी प्रजा की नजरों में चाहिए है तो कुछ ना कुछ विशेष करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर चूंकि इन्हें विशेष करना पड़ता था, इसलिए ये भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं नाचते थे, ठीक है। कंपनी चाहती थी कि भाई आप ऐसा करो, ठीक है, और ये लोग क्या है कि जनता के पक्ष में कभी कभी निर्णय ले लेते थे, जनता का सम्मान पाने के लिए, संप्रभुता, अपनी संपत्ति का, अपनी संप्रभुता का दिखावा करने के लिए कुछ ऐसे काम करते थे जो कंपनी को पसंद नहीं थे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, कंपनी के कई सारे कार्य ऐसे थे जो हमारी देश की जनता के लिए सही नहीं थे, ठीक है। तो कंपनी जब ऐसे काम करने लगी बंगाल में, तो मीर जाफर ने इसका विरोध किया, और जब मीर जाफर ने विरोध किया तो मीर जाफर को हटा दिया गया, और हटाने के बाद में मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, ठीक है। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1764 में। और कंपनी ने मीर कासिम को ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये 1764 में कंपनी और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई, ठीक है, कंपनी की जीत हुई और मीर कासिम को हरा दिया गया, ठीक है। जब मीर कासिम हार गया तो कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर कासिम एक कठपुतली नवाब था, बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसलिए इसको मारा नहीं गया बल्कि बंगाल से बाहर कर दिया, ठीक है। और बंगाल से बाहर करने के बाद में इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय कर दिया गया। यह कई कारणों से किया गया, ठीक है। एक तो कारण यह था कि भाई कंपनी को अपने खर्चों को उठाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, और दूसरा यह था कि अगर ये 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को चुकाएंगे तो इनकी इतनी ताकत नहीं बढ़ पाएगी कि ये आगे चल करके फिर से कंपनी के खिलाफ बगावत करें, ठीक है। यानी एक प्रकार से संधि के रूप में 5 लाख रुपए चुकाना तय कर दिया गया। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य चीजों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। कंपनी देखो क्या ना, एक व्यापारी को आप कितना भी मुनाफा दे दे, वो और अधिक मुनाफा चाहेगा, ठीक है, अधिक से अधिक मुनाफा चाहेगा। कहते हैं ना कि अगर पैसा कम हो, ठीक है, तो पेट नहीं भरता, और ज्यादा हो तो मन नहीं भरता, ठीक है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। आप देखोगे जब भी कोई कंपनी खड़ी होती है ना, तो स्टार्टिंग में वो बहुत सस्ते दर पर प्रोडक्ट बेचती है और तब भी फायदा कमा रही होती है। जब पॉपुलर होती है तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ाती जाती है और अधिक प्रोडक्ट निकालती जाती है और उसके भी दाम बढ़ाते हैं, कमाई करती ही जाती है, ठीक है, मुनाफा कमाने में लगी रहती है। वही यहां पर ये कंपनी भी कर रही थी। भाई पहले मन नहीं भरा, अब पेट नहीं भर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, कंपनी जो थी वो अपने सैनिक खर्चों के लिए, व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और अन्य जरूरतों के लिए पैसा चाहती थी, और कंपनी ज्यादा इलाकों और ज्यादा इलाकों तथा और ज्यादा कमाई भी यहां पर चाहती थी। 1765 में क्या हुआ, जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, 1764 में यहां पर मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया गया था, और 1765 तक आते थे मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। और जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने अपने जो इरादे थे वो बदल लिए। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो खुद बंगाल के नवाब बनेंगे। 12 अगस्त सन 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। आज के टाइम पर अगर बंगाल देखा जाए तो बंगाल 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। एक भाग में आपका बांग्लादेश पूरा चल रहा है और एक भाग में ममता बनर्जी जी राज कर रही हैं। बांग्लादेश एक आपका पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल जो है ये पहले एक ही हुआ करता था, ठीक है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पहले एक था आजादी से पहले, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे बंगाल वाले इलाके के ऊपर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया, और इससे इस पूरे इलाके से वसूला जाने वाला जो राजस्व था उस पर भी इनका नियंत्रण हो गया, ठीक है। आगे अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अच्छा, यहां पर चूंकि इन्होंने यहाँ के पूरे राजस्व पर नियंत्रण कर लिया, ये मत समझना कि ये यहाँ के अगर नवाब बन गए तो यहाँ की जनता को ध्यान में रखते हुए नवाब के रूप में कार्य करेंगे। ये व्यापार बनकर के ही इन्होंने नवाबी चलाई, व्यापारी बन के ही यहाँ पर रहे, ठीक है। इनको जितना भी यहाँ से राजस्व प्राप्त होता था इससे अपने व्यापार को बढ़ाते थे, ना कि जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य करते थे, ठीक है। याद रखना, ठीक है। इन्होंने जितने स्टेशन बनवाए वो सारे व्यापारिक उद्देश्य से बनवाए, जितनी इमारतें बनवाई वो सारी की सारी इमारतें व्यापारिक उद्देश्य से बनवाई। इन्होंने
यहां पर लगभग 95% जो कार्य किए वो व्यापारिक उद्देश्य से ही किए, ठीक है। बाकी 5% आप कह सकते हो कि हाँ जनता की भलाई के लिए कार्य किए गए, कुछ कानून लेकर के आए, ठीक है, कुछ प्रशासनिक कार्य किए वो जनता की भलाई के लिए किए थे, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी की शुरुआत यानी कि सन 1700 से ही इनका जो भारत में व्यापार था वो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। अभी तक क्या था, जब बंगाल के नवाब बने उससे पहले क्या था, भारत से जितनी चीजें खरीद के ले जाते थे उसके बदले भारत में सोना और चांदी लेकर के आते थे और यहाँ के लोगों को देते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। आज के टाइम पर देखो भारत में कितनी चीजें विदेशों से आती हैं। हम मोबाइल भी यूज करते हैं ना, तो आपको एक भी इंडियन ब्रांड ऐसा नहीं मिलेगा जो इंडिया में टॉप सेलिंग की लिस्ट में आता हो। बचा खुचा कुछ जो लावा बचा हुआ है, ठीक है, जो कि अभी मतलब इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहा है लावा, ठीक है, कि इंडिया में जो अन्य व्यापारी कंपनियां उनको टक्कर दे सके। आप बताओ इंडिया में एक मतलब अगर हम ट्रैक्टर के क्षेत्र में बात करें, गाड़ियों के क्षेत्र में बात करें, तो यहां पर मतलब टाटा और महिंद्रा हैं जो थोड़ा सा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बाइक के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर वो इंडियन कंपनियां हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर गैजेट के क्षेत्र में बात करें, लैपटॉप की एक कंपनी बताओ जो भारतीय हो, है आपके पास में, बताओ जो भारतीय कंपनी लैपटॉप बना रही है और उसका आप यूज कर रहे हो, देखने को मिलती है। मोबाइल बताओ, लावा एक देखने को मिल रहा है, एक माइक्रोमैक्स था वो भी कबाड़ हो चुका है, ठीक है। उसने अभी कोरोना काल में भारत के लोगों की इमोशन का फायदा उठाया, इन नाम से 2-3 मोबाइल लॉन्च किए, पैसा कमाया और फिर बैठ गए, ठीक है। आगे फोन ही नहीं लॉन्च किया, देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह से मतलब आज के टाइम पर भारत में चीजें विदेश से इंपोर्ट होकर के आती हैं, ठीक है, विदेश से हम लोग आयात करते हैं। पहले क्या था, अब विदेश में चीजें हम भेजा करते थे, पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम पहले हम करते थे एक्सपोर्ट और अब हम करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। पहले निर्यात करते थे, अब हम आयात करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या था कि भारत में बेचने के लिए ब्रिटेन के पास में कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। प्लासी का जो जंग हुआ था पहला वाला, ठीक है, प्लासी की जंग में जब इन्होंने क्या किया था कि बंगाल के शासक को हराने के बाद में कठपुतली नवाब को बिठा दिया, ठीक है। तब सोना कम लाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ के विशाल इलाके पर इनका थोड़ा बहुत नियंत्रण स्थापित हो गया, जिससे कि यहाँ से ये कमाई करने लगे और उसी से अपना व्यापार चलाने लगे, ठीक है। लेकिन बंगाल की दीवानी जब इनके हाथ में आ गई, तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद में ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रह गई। बंगाल से जितनी इनकी आमदनी होती थी उसी से ये यहाँ के प्रोडक्ट को खरीदते थे और विदेश में जाकर बेचते थे। अब भैया मुनाफा ही मुनाफा, समझो, मुनाफा ही मुनाफा। बंगाल की दीवानी इनके हाथ में आ गई, बंगाल में जो प्रोडक्ट उगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है उसे यहीं से मिलने वाले राजस्व से खरीद लिया, ठीक है, और खरीदने के बाद में ले जाकर के और ब्रिटेन में बेच दिया। भाई इनका यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, यहां से राजस्व लिया, यहीं से उसी राजस्व से प्रोडक्ट खरीदा और ले जाकर विदेश में बेच दिया। बस इसमें जो प्रक्रिया, इसमें जो काम चल रहा था, यानी कि आना जाना, जो लेबर कॉस्ट थी वही लग रही थी, ठीक है। अब भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी तक क्या था कि भारत में ब्रिटेन से सोना और चांदी आने में लगा हुआ था, अब वो सारा का सारा बंद हो गया। एक नवाब के हार से ये हमें देखने को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ठीक है। तो जब नवाब बने तो किस तरह की स्थितियां पैदा हुई, क्या हुआ, समझो यहां पर, ठीक है। इसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है नवाब बनने के बाद कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों चीजें थी। बंगाल की पूरी सत्ता इनके पास में थी और बंगाल की सत्ता होने के बाद में अब ताकत भी इनकी बढ़ चुकी थी। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था, ठीक है। अब देखो यहां पर कंपनी कोई एक व्यक्ति तो हैंडल कर नहीं रहा था भारत में, ठीक है, कई लोग थे। तो कंपनी का हर कर्मचारी जो था नवाब की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें, ठीक है। जब बंगाल के नवाब ये बन गए, तो एक मिनट, जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, अभी बक्सर का युद्ध बाद में हुआ, बंगाल के नवाब ये बाद में बने, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, पहला युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद में ही बंगाल के जो नवाब थे उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि जो कंपनी के अफसर हैं इनको निजी तोहफे के तौर पर बंगाल की जमीन दो और बहुत सारा पैसा दो। इससे क्या है कि इनकी यहां पर आमदनी होने लगी। अब ब्रिटेन से सोना चांदी ये कम लाने लगे, लेकिन जब इन्होंने बंगाल के ऊपर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया तो ब्रिटेन से सोना चांदी लाना ही बंद कर दिया, ठीक है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही
भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्लासी का युद्ध किया था, इसने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, ठीक है। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अर्थात चेन्नई आया था, आज का चेन्नई, यहां पर जब आया था, तो उसकी उम्र 18 साल थी। 18 साल की उम्र में सोचो विदेश आ गया था, ठीक है, व्यापार करने के लिए। इसके बाद 43 में आया था, 1743 में, ठीक है। और 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद में हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ था। जब यहां से रवाना हुआ था तो उसकी दौलत कितनी थी? 4,01,102 पाउंड, ठीक है। उस समय 4,01,102 पाउंड दौलत इनके पास में जमा हो चुकी थी, ठीक है। ये पाउंड उस समय मतलब काफी अधिक दौलत मान सकते हो, ठीक है। बहुत अधिक दौलत ये इसमें उस समय मतलब आज कह सकते हो मतलब 40 करोड़ के आसपास आज के टाइम के, ठीक है। उस समय के 4 लाख आप ऐसे मान सकते हो, या फिर 400 करोड़ कह सकते हो। भाई मैं बराबरी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो कि उस समय के 4 लाख और आज के 4 लाख में क्या अंतर रहा होगा, ठीक है। और ये 4 लाख पाउंड हैं, याद रखना, पाउंड है, ठीक है, पाउंड। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जाए, दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में, हाँ मतलब बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जब इसे इसका जो गवर्नर का दूसरा कार्यकाल आया, ठीक है, गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। और भैया यहां पर क्या हुआ कि इनको भ्रष्टाचार खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई इनको देनी पड़ी। यानी कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भेजा गया और खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी बन गए कि इतनी दौलत जमा कर ली। जब बेहिसाब दौलत यहां पर जमा कर ली, ठीक है, तो यहां से जब वो मतलब ब्रिटेन वापस गए, ठीक है, तो वहां पर इनके ऊपर शक किया जाने लगा, ठीक है। और इनके खिलाफ मतलब कई सारे लोगों ने आवाज उठाई। जब आवाज उठाई तो ब्रिटिश संसद में इन्होंने अपने ही भ्रष्टाचार के आरोपों में इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे उसमें सफाई पेश की कि ऐसा नहीं है, ठीक है। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। वहां की जो सरकार थी उसे ऐसा लग रहा था कि भाई ये इतनी संपत्ति जमा कैसे कर सकता है, मतलब बहुत मतलब एक कंपनी का कर्मचारी इतनी अधिक संपत्ति जमा कर ले, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात थी उस समय, ठीक है। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब सोचो जरा, इसने 4 लाख पाउंड के बराबर पैसा कमाया, यहां से लेकर ब्रिटेन गया, वहां पर इसे इज्जत नहीं मिली, ठीक है। क्या किया, कहा गया भ्रष्टाचारी कह दिया गया। खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ अपनी सफाई इसने दी, ठीक है। इसके ऊपर आरोप लगाए गए, ठीक है। सफाई देने के बाद में इतना मतलब मेंटली प्रेशर इसके ऊपर रहा होगा कि इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। यहाँ के लोगों का खून चूस चूस कर इसने पैसा कमाया, ठीक है। और यहाँ मतलब यहाँ से लेकर के गया और खुद भी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाया, आत्महत्या करनी पड़ गई इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। देखो जितने भी अफसर भारत में आए थे इनमें से किसी ने भी रॉबर्ट क्लाइव की जितनी दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत सारे बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। यहां पर पहले बीमारियां भी बहुत फैलती थी, मच्छर बहुत सारे थे जो कि मतलब काट लेते थे, मलेरिया डेंगू हो जाता था, लोग जान भी नहीं पाते थे कि भाई बीमारी कौन सी हुई है, ठीक है, और लोग मर जाते थे, ठीक है। इसके अलावा उस समय भारत में गंदगी मतलब हुआ ही करती थी, ठीक है। तो मतलब गंदगी के कारण कई सारी बीमारियां और फैलती थी, कई सारे ऐसे रोग थे। देखो ये लोग भारत के लोगों पर भरोसा तो करते नहीं थे, भारत के वैद्यों पर भरोसा नहीं करते थे, और भारत में बीमारियां तो फैलती थी, ठीक है। और भारत के वैद्यों के पास में उन बीमारियों का इलाज था, और ये भारत के लोगों को असभ्य मानते थे, ठीक है। और यहाँ की चीजों को मतलब बहुत ही बुरी नजर से देखते थे, इसलिए ये अपना इलाज खुद करना चाहते थे और इसी वजह से मर जाते थे, ठीक है। ये अपनी ही बीमारियों से लड़ नहीं पाते थे और मर जाते थे। बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे, ठीक है। कई सारे तो ऐसे थे जो लड़ाइयों में मर गए या तो बीमारियों की वजह से मर गए, जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए इंग्लैंड, ठीक है, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव लौट गया, ठीक है। उसने वहां आलीशान जीवन जिया, यानी कि आप कह सकते हो राजा की तरह जीवन जिया जा करके। उन्हें वहां के लोग नवाब नवाब कहते थे, ठीक है। ये भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी संस्करण बन गया था, वहां पर इनको नवाब कहा जाता था। जैसे आज के टाइम पर जो मतलब मान लो जिसे गूगल में सिलेक्शन हो जाए, विदेश में जाकर नौकरी करे, माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो जाए, जाकर विदेश में नौकरी करे और खूब पैसा कमाकर भारत में आए, तो उसे क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे उसे? मतलब आप बड़ा नाम दोगे कि भैया ये देखो विदेश में जाकर पढ़े, विदेश में जाकर नौकरी करके आए, गूगल में नौकरी करके आए, ठीक है। इंजीनियर साहब कहोगे, विदेशी बाबू कहोगे, ठीक है, बड़े आदमी कहोगे। इसी तरह से इनको नवाब कहा जाने लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इरेज कर लेते हैं ये।
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंपनी का फैलता शासन। यहां तक हमने देख लिया कि कंपनी ने किस तरह से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। अब बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद इनके पास में एक राज्य का नियंत्रण आ गया। ठीक है, राज्य का नियंत्रण आ जाना इनके लिए बहुत बड़ी ताकत पर नियंत्रण था। अब इन्होंने भारत देश के विभिन्न इलाकों में कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, यदि हम 1757 से लेकर 1857 यानी कि इन 100 सालों के बीच के टाइम पीरियड को देखें, 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। कैसे? पहली महत्वपूर्ण बात जो इसमें देखने को मिलती है वो ये, किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। किसी भी अनजान इलाके को जब इन्हें अपने नियंत्रण में लेना होता था तो ये वहां पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, उनसे किसी भी भारतीय रियासत उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। यहां तक ना किसी भी भारतीय इलाके पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने सीधे सैनिक हमला कभी नहीं किया। राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का प्रयोग किया। ठीक है भैया, व्यापार करने के लिए गए, कूटनीति चली, राजनीति चली, आर्थिक कि भैया जैसे देखो बंगाल में सबसे पहले यहाँ के अफसरों को रिश्वत दी और रिश्वत देकर जमींदारी खरीद ली थी। ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे नवाब को मना लिया, कूटनीति चली। ठीक है, कूटनीति चली कि भैया औरंगजेब को मना करके और शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार पा लिया। फिर राजनीति भी धीरे धीरे चलने लगे कि भैया बंगाल का नवाब कठपुतली नवाब बने। ठीक है, तो इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अच्छा, यहां पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई और इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए गए। तो यहां पर हुआ क्या, जब इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीत लिया तो भारत की कई सारी रियासतों में इन्होंने क्या किया, रेजिडेंट तैनात कर दिए। ठीक है, कंपनी द्वारा तैनात किए गए ये जो रेजिडेंट थे कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे। एक प्रकार से कंपनी के ही आदमी, जैसे आज के टाइम पर हम राजदूत कहते हैं। ठीक है, राजदूत होते ना, इसी प्रकार से ये कंपनी के राजदूत के रूप में रहते थे। ठीक है, ये क्या थे, रेजिडेंट जो थे ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कंपनी की हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। कंपनी के भाई, कंपनी को कोई खतरा ना हो, पहला काम तो ये। ठीक है, और दूसरा कंपनी आगे बढ़ती रहे लगातार। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो थे भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। ठीक है, अच्छा रेजिडेंट के पास क्या ताकत होती थी वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि रेजिडेंट के माध्यम से ये भारतीय राज्यों के जो भीतरी मामले थे, ठीक है, उनमें भी दखल दे रहे। कैसे भीतरी मामले, जैसे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेजिडेंटों को भारत के विभिन्न रियासतों में तैनात कर दिया और इन रेजिडेंटों के माध्यम से भारतीय इन्होंने क्या किया, ये हमारे व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं। ठीक है, व्यावसायिक प्रतिनिधि कह करके, राजनीतिक प्रतिनिधि कह करके हर रियासत में एक एक रेजिडेंट बिठा दिया और इस रेजिडेंट का काम था कि भाई व्यापारिक कंपनी के हितों की रक्षा रहे और जो भारतीय राज्य है उनके भीतरी मामलों में हमें टांग अड़ानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। हुआ क्या कि कई बार जो कंपनी थी इसने कई सारी रियासतों पर सहायक संधि थोपनी शुरू कर दी। ठीक है, ये इन 100 सालों के बीच के टाइम पीरियड की बात की जा रही है, 1757 से लेकर 1857 के बीच में, जब ये भारत के विभिन्न इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में लगे हुए थे। तब इन्होंने क्या किया, कई सारे राज्यों पर सहायक संधि थोप दी। अब जो सहायक संधि थी ये क्या थी, तो जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी अर्थात सहायक संधि को मान लेती थी, ठीक है, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। वो स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वे कंपनी को पैसे देते थे। यानी आप कह सकते हो एक प्रकार से प्राइवेट आर्मी उनको रखनी पड़ती थी। ठीक है, उनके लिए प्राइवेट आर्मी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में होती थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन राज्यों को प्राइवेट आर्मी देती थी और उस प्राइवेट आर्मी के बदले क्या करते थे, उनसे पैसे लिया करते थे। ठीक है, अगर भारतीय शासक ये रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसका राज्य कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी कि बहुत बड़ी बात यहां पर कही जा रही है, कंपनी ने क्या किया, एक नीति अपनाई सहायक संधि की। ठीक है, और इस बंदोबस्त के अनुसार, इस संधि के अनुसार इन्होंने क्या
किया, किसी भी राज्य के, जो भी राज्य इस संधि को मान लेता था, उस राज्य के पास में अपनी स्वतंत्र सेनाएं अब नहीं रह सकती थी, अर्थात उसकी सैनिक ताकत खत्म। ठीक है। दूसरा, अब जब उसकी सैनिक ताकत नहीं होती थी तो वो अपना सुरक्षा कैसे करेगी, तो सुरक्षा उसको प्रदान करते थे अंग्रेज लोग। ठीक है। उसको सहायक सेना दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और बदले में अंग्रेज उनसे पैसा लेते थे कि भैया महीने की इतना पैसा हम आपसे लेंगे, ठीक है, या मतलब साल का इतनी रकम हम आपसे लेंगे और इसके बदले में आपको सहायक सेना प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपकी सुरक्षा होती रहे। ठीक है। और अगर कोई भी राजा ये रकम अदा करने में चूक जाता था, पैसे महीने के महीने टाइम पर नहीं दे पाता था, तो जुर्माने के तौर पर उसका जो इलाका होता था कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। भाई जितनी रकम होती थी उस हिसाब से उस शासक के उतने इलाके को अपने कब्जे में ले लेती थी। इस तरह से इन्होंने क्या किया, अधिग्रहण की एक नीति यहां पर अपना ली। ठीक है। आगे उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल बेलेजली थे। ठीक है, बेलेजली, इन्होंने 1798 से लेकर के 1805 तक राज किया था। इन्होंने, इनके समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है। अवध के नवाब थे, 1801 में इन्होंने क्या किया था, अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया गया था, क्योंकि ये जो रकम तय की गई थी उसको चुका नहीं पा रहे थे। भाई अगर देखो तो कूटनीतिक तौर पर यहां से चले, अंग्रेजों ने राजनीतिक कूटनीतिक दोनों चीजों का इस्तेमाल किया, नवाबों की ताकत को कमजोर किया और कमजोर करने के बाद में उनके इलाके को अपने नियंत्रण में धीरे धीरे लेने लगे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे और ये तीन ही राज्य ऐसे थे जो कि शक्तिशाली थे मुगलों के। ठीक है। एक आपको मिलता था बंगाल, जिसके ऊपर इन्होंने पूरा नियंत्रण कर लिया। बंगाल के बाद में हैदराबाद का आधा इलाका 1801 में ले लिया और हैदराबाद के भी अवध का इलाका आधा इन्होंने 1801 में ले लिया और हैदराबाद के भी कई सारे इलाके इसी तरह से इन्होंने छीन लिए। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने मतलब अपनी विस्तार की नीति को इस तरह से आगे बढ़ाया। ये तो एक नीति है, इसके बाद भी आपको और कई सारी नीति मिलेंगी। ठीक है, जिनके बारे में एक दो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेजिडेंट जो थे इनकी ताकत क्या होती थी, अब हम इसे यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने एक लेख लिखा था, इन्होंने बताया था, तो वही यहां पर दिया गया। आइए देखते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था, उसे हम अर्थात राजा को हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ अर्थात दब्बूपन रहता था और रेजिडेंट के मुआफिक काम करता रहता था। कहने का अर्थ यहां पर एक कि जो रेजिडेंट होता था ये एक तरह से कंपनी की हितों की रक्षा करने के लिए राजा के रूप में हर रियासत में स्थापित किया जाता था, हर रियासत में भेजा जाता था। और जब तक रेजिडेंट के मन के हिसाब से राजा काम करता रहता था, ठीक है, तब तक उसकी किसी भी नीति में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा कहता है। ठीक है, कि तब तक उनकी किसी भी काम में अंग्रेज जो हैं वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक राजा जो है अधीनस्थ होकर के अंग्रेजों के अधीनस्थ होकर के, ठीक है, अंग्रेजों के दब्बूपन में रह करके काम करता रहेगा और रेजिडेंट के माफिक काम करेगा, तो चीजें आराम से चलती रहती थी। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता था, जब तक जो राजा हैं वो रेजिडेंट के मन के हिसाब से काम करते रहेंगे तब तक। ठीक है, उसमें तब तक क्या है कि रेजिडेंट कोई भी दखलंदाजी नहीं देता था। लेकिन जब भी कुछ अलग तरह का घटता था, ठीक है, जब भी कोई राजा ऐसा रास्ता अपनाता था जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती थी, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। ठीक है, और यहीं फिर क्या है कि युद्ध की स्थितियां पैदा होती थी। और इनसे लड़ेगा कौन, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ी सेना हो चुकी थी। ठीक है, इनकी ताकत जो थी वो बढ़ चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पर बात करते हैं टीपू सुल्तान की। ठीक है, टीपू सुल्तान ये मतलब एक ऐसा शासक था जिसे अंग्रेज हरा नहीं पाए थे आसानी से। 3 युद्ध हुए थे और तीसरी युद्ध में जाकर के फिर चौथे युद्ध में, 3 युद्धों में तो 2 युद्ध तो हार ही गए थे, तीसरे युद्ध में संधि हुई थी और चौथे युद्ध में जाकर के फिर टीपू सुल्तान को हराया गया था। वो भी सहायता लेनी पड़ी थी इनको भारतीय शासकों से तब जाकर के। ठीक है, तो ये तो गदर आदमी था। टीपू सुल्तान के विषय में हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तक रहा, और इसका पुत्र जिसका नाम है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली, याद रखना। ठीक है, हैदर अली, हैदर अली का शासन काल रहा था 1761 से लेकर 82 तक, और टीपू सुल्तान का शासन काल में देखने को मिलता है 1782 से लेकर के 1799 तक। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। ठीक है,
ये एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है, और मतलब कानून को भी अच्छे ढंग से लागू करवाता था, बनाता था। इसलिए इनके राजकाज में जो मैसूर था वो काफी ताकतवर हो चुका था, काफी बढ़ चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट था, ठीक है, यानी कि एक ये ऐसा इलाका था जहां पर जहाज वगैरह आया करते थे और यहीं से व्यापार होता था बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो यहां का जो व्यापार था वो मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। यहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और इनका यहां पर व्यापार करती थी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया तथा स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। इन्होंने कहा भाई स्थानीय सौदागर भी कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे और जो यहां से इन चीजों का निर्यात हो रहा है वो भी अब रुक जाएगा। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर दिया था, ठीक है। यानी कि इन्होंने, जैसे आज के टाइम पर हम कहते हैं ना सेना का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, सेना को आधुनिक हथियार देने में लगे हुए हैं, बंदूकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दी जा रही हैं और भी कई सारी चीज इन्होंने भी क्या किया उस समय अपनी सेना का आधुनिकीकरण इन्होंने भी किया, ठीक है। अच्छा, टीपू सुल्तान के विषय में एक हमें बहुत ही अच्छी चर्चा देखने को मिलती कि इनके पास में एक तलवार थी जो कि बुर्च स्टील की बनी हुई थी। आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, इस चैप्टर में नहीं दिया गया, ठीक है। तो बुर्च स्टील की जो इनकी तलवार बनी हुई थी वो इतनी शक्तिशाली थी कि लोहे के कवच को भी भेद देती थी, ठीक है। और उस समय इनके इलाके में बुर्ज स्टील पाई जाती थी, ठीक है। मतलब इसी स्टील से तलवारें बनाई जाती थी और बहुत ही मजबूत स्टील बनी हुआ करती थी। और भाई फ्रांसीसी व्यापारियों की सहायता से इन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण तो और बड़े पैमाने पर किया हुआ था। तो इनकी सेना भी शक्तिशाली थी और ये तो शक्तिशाली थे ही थे। अगले बिंदु में कहा जा रहा है सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, ठीक है। भाई इन्होंने एक तरफ निर्यात रोक दिया, ठीक है, दूसरा फ्रांसीसी व्यापारियों से मिलकर के अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। इससे अंग्रेज आग बबूला हो गए, ठीक है। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के दोनों काफी मतलब शक्तिशाली हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अर्थात आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, घमंडी हैं और खतरनाक भी हैं, ठीक है। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको नहीं कुचलेंगे, नहीं नियंत्रित करेंगे तो आज नहीं तो कल ये अंग्रेजों को कुचल देंगे। जो दब्बोपन होकर के रहते थे, दब करके रहते थे, उनको ये ज्यादा परेशान नहीं करते थे, वो दबा करके रखते थे, बस कुचलने का प्रयास नहीं करते थे। लेकिन जो दबकर नहीं रखते रहते थे, ठीक है, जो आंख दिखाते थे, उनकी आंख फोड़ने का काम अंग्रेज जरूर करते थे, ठीक है। फलस्वरूप मैसूर के साथ में अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। एक 1767 से लेकर के 1769 के बीच में, 1767 से 1769 के बीच में, फिर 1780 से लेकर 84 के बीच में, फिर 1790 से लेकर 92 के बीच में और फिर 1799 में, ठीक है। कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1790 से 92 के बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी, इन 3 लोगों की संयुक्त सेना मिलकर के आई और फिर उसने इनके ऊपर अटैक किया। एक तरफ 3 लोग थे और एक तरफ था अकेला टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान और उसकी सेना, ठीक है। और इसके साथ में पूरा युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में संधि करनी पड़ी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी। हारा पूरी तरह से यहां भी नहीं, ठीक है, अभी भी टीपू सुल्तान की ताकत बची हुई थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। अच्छा, यहां पर ना एक मुगलों का एक नियम मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुगल क्या करते थे, जब भी किसी शासक को, जब इन्होंने स्टार्टिंग में अपने शासन की स्थापना की थी, ठीक है, तब इन्होंने क्या किया था, शासक को हराने के बाद में छोड़ते नहीं थे, ठीक है, मार डालते थे, ठीक है। अंग्रेजों ने भी जो खतरनाक शासक थे उनको हराने के बाद छोड़ा नहीं, मार डाला, ठीक है। यहां पर अगर टीपू सुल्तान की बात की जाए तो जिन्होंने जब पहली बार युद्ध जीता तो जीतने के बाद में अंग्रेजों को कह दिया जाओ मुझे करो जाकर, ठीक है, जाओ दोबारा आना। दोबारा आए, फिर हरा के भेज दिया, फिर तिबारा आए, घुटने टेक गए, ठीक है। तो यहां पर अगर पहली बार में जब इन्होंने जंग जीत ली थी तो और ताकत बढ़ाते और फिर अंग्रेजों पर अटैक करते, उनको मारते गिरा करके, तो अंग्रेजों की इतनी ताकत नहीं बढ़ पाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये शांत बैठ गए, अब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी हम तो जीत चुके, हम सुरक्षित हैं, बस बात खत्म।
ऐसा हमारे यहाँ के आजकल के लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। केवल अपने आप को देखने में लग रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने टीपू सुल्तान ने किया। और केवल टीपू सुल्तान ने ही क्यों किया, और भी कई सारे शासकों ने किया। मराठों की अगर बात की जाए तो मराठों के साथ भी इनके कई सारे युद्ध हुए, जिनको अभी डिस्कस करेंगे। जब 1792 में इन्होंने मराठों ने इनका साथ दिया था, तब एक संधि चल रही थी मराठों और अंग्रेजों के बीच में, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंततः 1799 में टीपू सुल्तान और इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है, जो श्रीरंगपट्टम का आखिरी जंग कही जाती है। इसमें कंपनी को सफलता मिल जाती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जो राजकाज था पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मैसूर राज्य की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने अंग्रेजों को 3 बार धूल चटाई, ठीक है। इसके बाद भी यहां की सेना को भंग किया गया और यहां पर सहायक संधि थोप दी गई। अब समझो इस चीज को, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अलग अलग राज्यों की ताकत को खत्म किया। अच्छा, जो टीपू सुल्तान था इसको शेर ए मैसूर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, इसको यहां पर देख लो, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ में जंगल में शिकार खेलने गए थे। कौन, टीपू सुल्तान, ठीक है। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। एक शेर था जो टीपू सुल्तान के सामने आ गया। ये कहानी है, कही जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दी गई थी, मैंने भी यहां पर रख ली, ठीक है। इसीलिए शायद इनको शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। ये अपने दोस्त के साथ में जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, ठीक है। और इनके सामने आ गया शेर। जब शेर आया तो इनकी जो बंदूक थी वो भी मौके पर साथ नहीं दिया, बंदूक ने भी। और इनकी कटार अर्थात जो इनका हथियार था, कह सकते हो एक प्रकार से चाकू टाइप का, ये भी जमीन पर गिर गया, कहा जाता है ऐसा, ठीक है। फिर टीपू सुल्तान ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार उसे काट कर उसे कटार उसने आखिरकार कटार उठा लिया, यानी कि वो हथियार उठा लिया। और उठाने के बाद में आखिरकार उन्होंने अंत में शेर को मार गिराया, ठीक है। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। उसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर हमें देखने को मिलती है। शेर की तस्वीर होती थी जो कि हमें देखने को मिलती है। तो शेर ए मैसूर इनको कहा जाता था। काफी शक्तिशाली थे, इन्होंने सेना का भी आधुनिकीकरण किया, बुद्धिमान भी थे, महत्वाकांक्षी थे, सब देखने को मिलता है। अच्छा, फिर इनकी अगर हम मराठों के साथ में लड़ाई की बात करें, अंग्रेजों की, तो वो भी मराठों के साथ में, ऐसा नहीं कि मराठों ने केवल अंग्रेजों का समर्थन किया था टीपू सुल्तान से लड़ने में, मराठे भी पिटाए गए थे। कैसे पिटाए गए थे इसको भी देखो भाई। अंग्रेजों ने नीतियां ही ऐसी चली थी कि भारत के किसी शासक को छोड़ा ही नहीं, ठीक है। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। कब, 18वीं सदी के आखिरी से, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं, आखिरी में, ठीक है। जब इन्होंने देखा कि मराठे भी भारत में काफी अधिक बड़ी शक्ति बन चुके हैं, तो इन्होंने इनको भी खत्म करने का सोचा, ठीक है। 1761 में मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, जो कि अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। हार के बाद में दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो मराठों का सपना था वो चूर चूर हो गया था, ठीक है। इसके बाद में मतलब इनका जो सपना था कि हम दिल्ली से पूरे देश का शासन चलाएंगे, वो सपना इनका टूट गया और दिल्ली से ये पूरे देश का शासन नहीं चला पाए। युद्ध के बाद में मराठा क्षेत्र जो था उसको कई राज्यों में बांट दिया गया, ठीक है। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ एवं भोसले, ठीक है, इन 4 राजवंशों के हाथों में थी। पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य की जो बागडोर थी, मराठा साम्राज्य को संभालने का जो काम कर रहे थे, ये 4 राजवंश के लोग करने में लगे हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे सरदार जो राजवंश थे, एक पेशवा जिसे सर्वोच्च मंत्री कहा जाता, इसके अंतर्गत कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी आप कह सकते हैं एक प्रकार का गठबंधन या फिर राजमंडल भी कहा जाता, ठीक है। एक प्रकार का गठबंधन होता था, इसे राजमंडल भी कहा जाता था। तो एक पेशवा, ठीक है, एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी अर्थात गठबंधन या फिर राजमंडल के सदस्य होते थे। ये 4 के चारों, ठीक है, ये 4 के चारों सरदार जो थे एक पेशवा के तहत एक राजमंडल के सदस्य होते थे। पेशवा राजमंडल का सैन्य और प्रशासनिक प्रमुख हुआ करता था, यानी कि इस गठबंधन का प्रमुख होता था कौन, पेशवा, ठीक है। और जो पेशवा था वो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक हमें देखने को मिलते हैं। इनका नाम एनसीईआरटी में दिया गया था, इसलिए हमने रखा, इंपॉर्टेंट ये रहे हैं, ठीक है। इनकी हमें कई सारी चर्चाएं देखने को मिलती है। 2 महान राजनीतिक और योद्धा, प्रसिद्ध योद्धा में देखने को मिलते, दोनों को दोनों मराठा थे। कौन, एक थे आपके महादजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने पर मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हुआ क्या कि कंपनी ने मराठों के साथ भी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कई युद्ध किए, ठीक है। जैसे मराठों ने गुरिल्ला तकनीक अपना करके मुगलों को घुटने पर टेक दिया था, ठीक है। इसी तरह से अब अंग्रेजों ने
मुगलों इनके मराठों के साथ में युद्ध किया, एक के बाद एक युद्ध करके इनको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1782 में, ठीक है, जो कि साल बाई की संधि के साथ में खत्म हो गया, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1805 के बीच में 2 साल तक चला, ठीक है, 2-3 साल तक चला। परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई और देवगांव की संधि हुई। इसके बाद में उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। यहां पर क्या है कि धीरे धीरे मराठाओं की हार होने लगी, ठीक है। जब दूसरा युद्ध हुआ, पहला युद्ध तो 1882 में हुआ, जब हुआ तो साल बाई की संधि हुई। फिर 1892 में, ठीक है, एक मिनट, 1782 में पहला युद्ध हुआ जिसमें साल बाई की संधि हुई। इसके बाद में 1792 में मराठों ने अंग्रेजों की सहायता की टीपू सुल्तान को हराने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। इसमें 1803 में देवगांव की संधि होती है और उड़ीसा और यमुना, ठीक है, उड़ीसा और यमुना के जो उत्तर में स्थित इलाके थे, जिसमें आप आगरा और दिल्ली सहित कुछ भूभाग कह सकते हो, दिल्ली के कुछ भूभाग थे और आगरा, ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 से लेकर 19 के बीच में भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया तथा पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास में पेंशन पर भेज दिया गया। अब जो पेशवा थी, इनकी ताकत खत्म हो गई, इनको पेंशन पर भेज दिया गया कि आप जाओ पेंशन लो और अब मजे करो, ठीक है, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम मराठों को पूरी तरह से कुचल चुके हैं। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। समझो हुआ क्या, विंध्य वाला इलाका, अगर हम ये बात करें यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये भारत का इलाका, ठीक है, यहां पर आपको विंध्य की श्रेणी देखने को मिलती है। विंध्य के दक्षिणी इलाके में, यानी कि पूरे दक्षिण भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, ठीक है। विंध्य के दक्षिण में, विंध्य की श्रृंखला में देखने को मिलती है, इसके दक्षिण में पूरा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। और इधर हम देखें तो बंगाल जो था वो पहले से इनके कब्जे में आ चुका था। अवध के ऊपर भी इन्होंने संधि थोप रखी थी, ठीक है, अवध भी कब्जे में, दिल्ली का भी कुछ इलाका कब्जे में आ गया, इधर बंगाल भी कब्जे में आ गया और दक्षिण भारत तो पूरा कब्जे में ले ही लिया, ठीक है। तो भारत के बहुत बड़े इलाके पर मराठों को हराने के बाद में इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब जब इनका इतने बड़े इलाके पर नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इन्होंने सर्वोच्चता का दावा किया। अभी जो भारत का कौन सा उत्तरी पश्चिमी इलाका बचा हुआ, जिसमें आपको पंजाब देखने को मिलते हैं, सिंध प्रांत देखने को मिलता है, अफगानिस्तान देखने को मिलता है, यहां पर भी इन्होंने आगे चल करके कब्जा किया। कैसे किया उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, जब इतने इलाके में कब्जा कर लिया तो सर्वोच्चता का दावा किया। कैसे किया, तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने 1813 से लेकर 23 तक गवर्नर जनरल बनकर के रहे, इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हुई। किसके नेतृत्व में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में, ठीक है। सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू होती है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने, उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच के बाद अंग्रेजों की नीतियों में यह सोच जो है बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है। अब समझो इस चीज यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा ही जा रहा है कि जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना, ठीक है, तो उसने सर्वोच्चता की एक नई नीति को शुरू कर दिया। अब कंपनी ने यहां पर दावा कर दिया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी कि भारत की सभी राज्यों से ऊपर है। उसकी जो सत्ता है वो भारत के सभी राज्यों से ऊपर है और इसलिए उनके पास में ये अधिकार है कि भारत की किसी भी रियासत को अधिग्रहण करने की धमकी दे सकते हैं, ठीक है, और भारत की किसी भी रियासत को अधिग्रहण भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी सोच थी ना, बाद की जो अंग्रेजों की बाद में नीतियां बनी, ठीक है, उसमें भी देखने को हमें मिलती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। इन्होंने अधिग्रहण की नीति की जो यहां पर बात की है, सर्वोच्चता की बात की, इनकी यह प्रक्रिया बिना रोके टोके नहीं चली। भाई भारत में लोग हैं, ठीक है, कितना भी अच्छा काम करो, लोग 50 मिल जाएंगे जो कमी निकाल जरूर देंगे, ठीक है। कहते हैं ना, चंद्रमा में भी दाग खोज निकाला गया, ठीक है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना बनो, आपका आसपास का कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो कमी निकाल देगा, और आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, ठीक है, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, विरोधी जरूर मिलेगा, ठीक है। मोदी के पास देखो भी कितनी सीटें थी, ठीक है, पिछली बार में, और लोगों ने इतना अधिक प्रयास किया, ठीक है, इतना अधिक प्रयास किया कि कितनी सीटें गिरा करके रख दी, ठीक है। इसी तरह से इंदिरा गांधी की
भी एक टाइम पर जब कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी की तरीके से, हाँ, कांग्रेस सरकार में भी एक टाइम पर बहुत अधिक सीटें उनको भी मिली थी, ठीक है, आगे चलकर उनकी सीटें भी गिरे। तो भारत में सर्वोच्चता का दावा आप कर जरूर दो, ठीक है, लेकिन बेरोक टोक आपकी बात नहीं चलेगी। यहां पर क्या है ना कि सर उठाने वाले 50 मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल आज के टाइम पर जो कर्नाटक है, यहाँ के छोटे से राज्य कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास है। कित्तूर कर्नाटक के अंदर आपको इलाका देखने को मिलता है। कित्तूर के कर्नाटक के अंदर का एक छोटा सा इलाका था, जो कि उस समय एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। जब इसको अपने राज्य में लेने का प्रयास किया तो यहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, ठीक है। यहाँ पर रानी चेन्नम्मा का शासन था। इन्होंने हथियार उठा लिए। इन्होंने कहा कि भाई तुम विदेश से आए, हमारे राज्य को कब्जा करने में लगे हुए, हम क्या कब्जा करने देंगे? इन्होंने मना कर दिया, हथियार उठा लिए। अंग्रेजों ने इनके खिलाफ, और हथियार उठाने के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 तक आते आते इनको गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया और 29 में जेल में ही इनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो चेन्नम्मा के बाद में कित्तूर में स्थित सांगोली का एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायन्ना, ठीक है। रायन्ना ने इन रानी चेन्नम्मा के प्रतिरोध को जारी रखा, इस आंदोलन को जारी रखा, ठीक है, इसे बंद नहीं होने दिया। चौतरफा इसको समर्थन मिलने लगा। जब रानी की मृत्यु हो गई तो इसको समर्थन भी मिला, सहायता भी प्राप्त हुई। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, ठीक है। जो ये रायन्ना थे, रायन्ना ने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को नष्ट कर दिया और दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया। आखिरकार इनको भी एक साल बाद अर्थात 1830 में पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। अच्छा, इस समय तक अगर आते आते देखोगे, 1830 तक आते आते तो भारतीय, या फिर कहेंगे मतलब इस समय तक आते थे, रूस का प्रभाव बढ़ने लगा था कई सारे इलाकों में, ठीक है। तो अब यह क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे रूस के प्रभाव से भी डरे हुए थे। अगले पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1830 के दशक के अंत में, यानी कि लगभग 1800, हाँ मतलब दशक, तो दशक होता है 10 साल का, ठीक है। दशक होता है, एक मिनट, दशक होता है 10 साल का। 1830 का दशक कह रहे हैं, 1830 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है। तो 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभावों से बहुत डरी हुई थी, यानी कि 1836, 37, 38, 39 तक आते आते, 40 तक आते आते ये रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले, ठीक है। इनको ये डर था क्योंकि रूस से ये टक्कर नहीं ले सकते थे, ठीक है। भारत में तो भाई टक्कर ले ली, भारत के जो शासक थे उनको विभाजन की नीति कहते, इन्होंने नीति के तहत लड़ाया, ठीक है। लड़ाने के बाद में एक शासक की सहायता लेकर दूसरे को हरा दिया, दूसरे को हरा दिया, दूसरे की सहायता लेकर तीसरे को हरा दिया, ठीक है। अपनी ताकत बढ़ा ली, फिर अपनी ताकत से छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा किया, ताकत बढ़ाते गए, ठीक है, और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। यहां पर इन्होंने मतलब एक रणनीति का प्रयोग किया था, ठीक है। पूरे भारत को एक बार में नहीं जीता, लेकिन अगर रूस का प्रभाव बढ़ जाता तो इनकी सत्ता समाप्त हो जाती। इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उत्तर पश्चिमी इलाका यानी कि जहां पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलता है, आज पाकिस्तान देखने को मिलता है, पंजाब देखने को मिलता है, दिल्ली का थोड़ा इलाका मिलता है, ठीक है। तो यहां पर दिल्ली का इलाका, तो मतलब हाँ, दिल्ली का इलाका भी आप कह सकते हो। इन इलाके में ये अपना सत्ता स्थापित करने चाहते थे, ठीक है। उन्होंने 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां पर अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इनका शासन नहीं था, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वहां पर भी एक तरह से कठपुतली नवाब बिठा दिए। फिर 1843 में सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। सिंध का जो इलाका था, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, इसे भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब से अंग्रेजों की दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 तक आते आते अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया और इस तरह से उत्तर पश्चिमी इलाके पर भी इनका नियंत्रण हो गया। अब डायरेक्ट कहो या फिर इनडायरेक्ट कहो, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका नियंत्रण स्थापित हो चुका था। कई सारे इलाकों के जो राजा थे वो इनके कठपुतली नवाब बने हुए थे, कई सारे इलाकों पर इनका डायरेक्ट नियंत्रण था। इस तरह से भारत में इनकी सत्ता स्थापित हुई, ठीक है। अब यहां पर ये एक विलय नीति और लेकर के आए थे, विलय नीति को भी डिस्कस कर लेते। फिर हम यहां पर बात करेंगे कि इनकी जो सेना थी, सेना के विषय में। एक मिनट, नए शासन की स्थापना, शासन की स्थापना के चलते इन्होंने मतलब किस तरह के काम किए थे, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिर कंपनी की फौज, दो टॉपिक और इसके बाद हमें डिस्कस करने और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम विलय नीति की बात करते हैं। ये इनकी मतलब सबसे घिनौनी नीति थी। इसमें सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी बड़ी लहर 1848 से लेकर 56 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी, ठीक है। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति नाम दिया,
ठीक है। इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि उसका कोई लड़का नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अब ये कौन सी बात हुई भैया, उसका लड़का नहीं है, वो अपने भाई को दे रहा है, ठीक है, वो अपने चाचा के लड़के को दे रहा है, मौसी की लड़की को दे रहा है, गोद ले रहा है लड़का, उसको दे रहा है, ठीक है, वो जिसको देना चाहे दे सकता है। इसका मतलब थोड़ा ना हुआ कि भाई तुम उसके बेटे बन जाओगे, ठीक है। भाई अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उसका बेटा थोड़ी ना बन सकता, लेकिन उन्होंने यहां पर क्या किया, विलय नीति लागू की। और विलय नीति के अंतर्गत क्या था, विलय नीति के अंतर्गत यह था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी कि उसका बेटा नहीं हुआ है, बेटियां 10 हो, 20 हो, 40 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका कोई लड़का नहीं है तो उसकी जो रियासत है वो कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा, जिसका 1848 में विलय कर लिया, फिर इसके बाद में संबलपुर का विलय कर लिया 1850 में, फिर वर्तमान छत्तीसगढ़, आज के टाइम पर जो छत्तीसगढ़ देखने मिलता है, इसका छत्तीसगढ़ का उदयपुर का इलाका, इसका 1852 में इन्होंने विलय कर लिया। झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो वही है झांसी, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई का जो इलाका था झांसी का, ठीक है, इसका 1854 में विलय कर लिया। नागपुर, इसका विलय कर लिया 1853 में, ठीक है। तो इन सभी राज्यों का विलय इन्होंने कर लिया, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न बनते हैं कि विलय नीति लाने वाले कौन थे, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में विलय नीति आई, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1848 से लेकर 56 के बीच में, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखना, ठीक है। और इन्होंने किन किन राज्यों का विलय किया था, तो इन राज्यों के नाम याद रखना, नागपुर, संबलपुर, झांसी, छत्तीसगढ़ का उदयपुर, ठीक है, इसके अलावा सतारा, इन जगहों का इन्होंने विलय कर लिया था। इसके बाद में 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब अवध का इन्होंने विलय नहीं किया था, विलय नीति के तहत नहीं लिया था, ना ही इन्होंने सहायक संधि के तहत लिया था। इन्होंने अवध को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक तर्क दिया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। यानी कि मतलब बहुत बड़े भगवान थे ये, कि कर्तव्य से बने हुए हैं कि यहां पर एक राक्षस का शासन चल रहा है, जो राक्षस को हमें यहां से हटाना है, और हम भगवान के रूप में आएंगे, बैठेंगे और तुम्हें मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। बहुत अच्छे बनकर के आए और एक आके भाई हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं, ठीक है। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। परिणाम स्वरूप अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। इससे ना अवध के लोगों को बहुत अधिक एक तो दुख हुआ था, ठीक है, और दूसरा अवध के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह किया था। 1857 का जो विद्रोह बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। इस विद्रोह में फिर अवध की जनता बड़े पैमाने पर शामिल हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें टॉपिक मिलता है वो नए शासन की स्थापना। अब अंग्रेजों ने जो अपनी यहां पर सत्ता स्थापित करनी शुरू की, तो इन्होंने जिन जिन इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित करते गए, वहां पर क्या है कि एक नई व्यवस्था भी लागू की। किस तरह की, अब उसको भी समझो। तो यहां पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जिसने 1773 से लेकर के 85 तक यहां पर गवर्नर जनरल बनकर के रहा था, इसके समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी, ठीक है। तो इन्होंने मद्रास, बंबई और बंगाल, इनके समय में 3 इलाकों पर अपनी सत्ता जमा ली थी, ठीक है। वही यहां पर बताया जा रहा है ये इलाका, एक मिनट, ये कौन सा है, 1797 तक अगर हम देखें, जो पीला वाला इलाका है, यहां पर आप देखोगे मद्रास का इलाका, हैदराबाद का ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका, पीला वाला जो क्षेत्र देखने मिला, इतने इलाके में ये आपको बंगाल वाला इलाका देखने मिला, ठीक है, बंगाल, ठीक है। तो कहा ही जा रहा है कि 1785 तक आते थे बंबई, बंगाल और मद्रास, इन 3 इलाकों में इन्होंने अपनी सत्ता जमा ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। इन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांट रखा था, ठीक है, यानी कि पूरे राज्य को डिवाइड करके रखा था, और हर कोई प्रशासनिक इकाई बनाकर रखा हुआ था, जहां पर जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है भैया। जैसे कि एक इतना बड़ा राज्य है, इसको 4 या फिर क्या है कि 6 या फिर 8, ऐसे 8 प्रेसिडेंसी, 8 प्रशासनिक इकाइयों में डिवाइड कर दिया। इस तरह से डिवाइड करके पूरे राज्य का प्रशासन चलाते थे। जैसे आज के टाइम पर राज्य को जिलों में डिवाइड किया जाता है, देश को राज्यों में डिवाइड किया, इसी तरह से, ठीक है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी प्रशासनिक इकाइयां थी, एक बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बंबई। तो बंगाल ये हो गई, मद्रास ये हो गई और तीसरी बंबई, ठीक है। तीसरी बंबई में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, यानी कि जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है, प्रशासनिक इकाइयां थी, इन तीनों में एक एक गवर्नर मौजूद थे, ठीक है। यानी तीनों का प्रशासन संभालने का काम गवर्नर का होता था, और सबसे ऊपर होते थे गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर और गवर्नर जनरल इन दोनों में
फर्क है, याद रखना, ठीक है। एक गवर्नर जनरल है जो इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और एक है गवर्नर, ठीक है, जो कि एक प्रशासनिक इकाई या फिर यहाँ एक प्रशासनिक इकाई को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हमें देखने को मिलते हैं। अब जो यहाँ पर मैप दिया गया ना, मैप में एक बार देख लेते हैं। 1797 तक आते थे, जो पीला इलाका इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला, ये, ठीक है, ये इलाका, इतने इलाके में अंग्रेजों का शासन फैल चुका था और भारत का कितना इलाका खाली पड़ा है आप देख लो। फिर 1797 से लेकर 1840 तक आते थे। आप देखो यहाँ पर पीला क्षेत्र कितने बड़े इलाके में फैल चुका है, ये पूरा, ठीक है। मराठों वाला क्षेत्र भी इनके इलाके में, आज हैदराबाद जो था यहाँ पर क्या है कि मतलब इन्होंने यहाँ पर भी अपने रेजिडेंट तैनात करके रखे हुए थे। ये इलाका बीच का, ठीक है, ये पूरा इलाका, ठीक, अवध वाला इलाका हो गया, ये पूरा बिहार, अवध बिहार, इसके अलावा लखनऊ का इलाका, और इधर मतलब ये बंगाल तो इनके नियंत्रण में आ ही चुका था। फिर 1857 तक आते थे, अगर आप भारत में देखोगे तो लगभग संपूर्ण भारत पर इनका कब्जा हो चुका था। और जहां पर कब्जा नहीं था वहां पर सहायक, वहां पर क्या है कि कुछ ना कुछ संधियों के माध्यम से या फिर वहां पर कठपुतली नवाबों को बिठा करके रखे हुए थे, ठीक है। दिल्ली पर कब्जा हो ही चुका था, लाहौर पर कब्जा हो ही चुका था, इधर अफगानिस्तान में कब्जा हो ही चुका था, बंगाल था ही था, ये पूरा इलाका आ चुका था, ठीक है। हैदराबाद वगैरह के जो निजाम थे वहां पर भी इनका शासन चल ही रहा था, ठीक है। लगभग पूरे भारत में इनका कब्जा हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1700, एक मिनट इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में दो अदालतों, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की गई। देखो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स का जो हमें कार्यकाल देखने को मिलता है, इन्हीं का है, हाँ। वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल देखने को मिलता है, इन्होंने क्या है ना कि न्याय के क्षेत्र में काफी अच्छे सुधार किए थे, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रशासन का विस्तार भी किया और न्याय के क्षेत्र में सुधार भी किए। इन्होंने दो अदालतों की स्थापना की थी, एक आपकी फौजदारी और एक आपकी दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालत का मुखिया जो था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर हुआ करता था, ठीक है। यूरोप से एक जिला कलेक्टर आता था और वो मतलब पूरी की पूरी दीवानी अदालत का मुखिया होता था। मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए, उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। ये मतलब इस जिला कलेक्टर के नीचे बैठकर काम करते थे और जो भारतीय कानून थे मौलवियों के लिए, जो मुस्लिमों के कानून थे, और हिंदू पंडित जो थे वो हिंदुओं के कानूनों की व्याख्या करके इनको बताते थे। फौजदारी अदालतें जो थी वो अभी भी काजी या फिर मुफ्ती के ही अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी जिला कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। अब दो चीजें समझिएगा, जो आपकी ये एक मिनट, जो दीवानी अदालतें थी, ठीक है, ये इनको डायरेक्ट जिला कलेक्टर हैंडल करता था, ठीक है। इसका मुखिया जिला कलेक्टर होता था, ठीक है। और हिंदू पंडित जो थे और जो मौलवी थे, ये भारतीय कानून की व्याख्या करने का यहाँ पर काम करते थे। लेकिन जो फौजदारी अदालतें हुआ करती थी, यहाँ पर काजी और मुफ्ती लोगों का नियंत्रण था, ठीक है। काजी और मुफ्ती लोग ये जिला कलेक्टर की निगरानी में यहाँ पर काम करते थे, ठीक है। काजी किसे कहते हैं, तो काजी एक प्रकार का न्यायाधीश होता है, जो कि मतलब लंबे समय से न्यायाधीश का काम करता चला आ रहा था मुगलों के टाइम पीरियड से। और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है, ये इसे उसे कहते हैं मुफ्ती, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के, ठीक है, एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, और मुकदमा चलाया गया जो कि 7 साल तक चला, ठीक है। अब जो 7 साल तक मुकदमा चला तो इनको मतलब सफाई भी यहाँ पर देनी पड़ी थी, ठीक है। महाभियोग का मुकदमा इनके ऊपर किसने लगाया था, एडमंड बर्के ने। कब, 1785 में, जब ये इंग्लैंड लौटे थे, ठीक है, तब। और क्यों लगाया था इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि बंगाल का प्रशासन इन्होंने सही ढंग से नहीं चलाया था, ठीक है, सही ढंग से ना चलाने का आरोप इनके ऊपर जड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, जो यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश संसद की, तो इसमें क्या ना कि जितने लोग व्यापार करते थे, सारे के सारे व्यापारी शेयर होल्डर लोग थे, जो कि ब्रिटिश संसद में बैठ करके काम करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है महाभियोग का अर्थ क्या होता है, जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स, एक में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात संसद का ऊपरी सदन उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है, ठीक है। इसे महाभियोग कहा जाता है। यानी कि संसद के ऊपरी सदन में, इंग्लैंड की संसद के ऊपरी सदन में जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर महाभियोग का मुकदमा चलता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है।
महाभियोग किसे कहते हैं, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है, एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित जो थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। भाई ब्राह्मणों का ना हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में बोलबाला रहा है। ठीक है, आप कुछ भी लेकर के जाओ, ये अलग तरीके से व्याख्या करके रख देते थे। अंग्रेज बड़ा परेशान थे। ठीक है, अंग्रेज एक नया कानून लेकर जाते थे, ये उसकी अलग तरह से व्याख्या कर देते थे। इनको हरा पाना लगभग नामुमकिन था। आज के वकील और उस समय के ये बराबर थे। ठीक है, ब्राह्मण बिना वकालत की डिग्री लिए वकील बने बैठे हुए थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ब्राह्मण पढ़े धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं, भाई उसमें इतने धर्मशास्त्र ही थे, कहीं ना कोई तोड़ मिल ही जाता था। ठीक है, तो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की ये अलग अलग व्याख्या करने में लगे हुए थे। एक बार हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। पहले क्या था कि जो स्थानीय लोग थे, ठीक है, वो अपने जमींदारों से या फिर जो सूत देने का काम करते, ब्याज पर पैसा देने का काम करते थे, उनसे ब्याज पर रुपए लेकर के खेती करते थे और मतलब अपना काम चलाते थे। तो इन लोगों के पास में क्या है कि ब्याज काफी इनके ऊपर सर पर ज्यादा हो जाता था। कभी कभी ये ब्याज चुका नहीं पाते थे, इनकी जमीन जो थी वो जमींदार लोग या फिर जिनसे ब्याज पर पैसा लेते थे, ठीक है, वो ले जाते थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई इन लोगों के ऊपर ब्याज बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, ब्याज का पैसा बहुत इन लोगों ने लोन ले लिया। ठीक है, तो एक कानून बनाया गया कि अब अगर आपको ब्याज पर पैसा देना है, ठीक है, तो 10 साल के अंदर उस पैसे को वसूल लो। ठीक है, अगर नहीं वसूल पा रहे हो तो 10 साल के बाद में वो ब्याज का पैसा जो है और जो ब्याज है, ठीक है, दोनों चीजें मतलब जो मूल रकम है वो तो मान्य रहेगी, लेकिन जो ब्याज बना है 10 साल का वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर ब्राह्मण पंडितों ने क्या किया, अपनी दिमाग लड़ाई और ये कहा कि 10 साल तक जो ब्याज बनेगा वो भी अब 10 साल के बाद में मूल रकम का भाग बन जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्याज मान्य नहीं होगा, अंग्रेजों ने कहा, तो वो ब्याज को मूल रकम में जोड़ करके और पूरे पर ब्याज चलाना उन्होंने शुरू करवा दिया। ठीक है, ब्राह्मणों ने यहां पर ज्ञान लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कानून लेकर के आते थे उसकी अलग अलग व्याख्या ये करने में लगे हुए थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, करने और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। अच्छा, यहां पर जब कोर्ट में जब भी कोई व्यक्ति मुकदमा लेकर जाता था तो दोनों पक्ष में ब्राह्मण पंडित खड़े हो जाते थे। ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति अपनी बात रखता था, दूसरा कोई और कानून लेकर के आ जाता था, धर्मशास्त्र की कोई और शाखा लेकर के आता था और उसके हिसाब से उसको काट देता था। तो इससे ना अंग्रेज लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिर 11 पंडितों को 1775 में कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया और NV हॉलहेड, इन्होंने संकलन का अंग्रेजी में फिर अनुवाद किया था। इसी तरह से 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों ने के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब एक्ट आया तो इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना यहां पर की गई। तो इस तरह से अगर देखो तो न्याय के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छे काम किए, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो ये इनके द्वारा किए गए कार्य हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, एक मिनट, अगले बिंदु में कहा जा रहा है जिला कलेक्टर में भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा औहदा होता था। हाँ, आज के टाइम पर जो आप जिले देख रहे हो, ठीक है, पहले भी ऐसे जिले होते थे और जिले में सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता था वो था जिला कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर का औहदा सबसे बड़ा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। आज के टाइम पर जो कलेक्टर होते हैं उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया, ये कर इकट्ठा करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, न्यायाधीश जो होते हैं वो कलेक्टर से ऊपर माने जाते हैं। ठीक है, कलेक्टर न्यायाधीशों के नीचे आते हैं आजकल। ठीक है, इसी तरह से लगान, इनका काम लगान और कर इकट्ठा करना, आज ये काम इनके पास में नहीं। आज जो हमारे यहाँ कलेक्टर पाए जाते हैं इनका काम होता है कानून की व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, लगान को इकट्ठा करना, ठीक है, कर इकट्ठा करना, न्यायाधीशों का काम करना, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सारे कार्य इन्हीं के थे। एक प्रकार से जिले के राजा बनकर के ये बैठते थे। ठीक है, उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट, ठीक है, आज के टाइम पर जो आप कलेक्ट्रेट देखते हो इसी प्रकार की कलेक्ट्रेट अर्थात सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था। ठीक है, इनका जो कार्यालय था वो था कलेक्ट्रेट। ठीक है, और कलेक्ट्रेट जो होती थी सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन चुकी थी। ठीक है, पहले क्या होती थी, किले हुआ करते थे। ठीक है, राजा जहां पर रहते थे वो पूरे के पूरे अपने इलाके का नियंत्रण करता था और पूरे इलाके को संरक्षण प्रदान करता था। लेकिन अब कलेक्ट्रेट बन गई थी जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को
हाशिए पर ढकेल दिया। पुराने सत्ता केंद्र अर्थात जो किले बने होते थे या फिर महल बने होते थे, ठीक है, या फिर जो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से किलेबंदी के माध्यम से राजा अपने महल बनाते थे, पुराने सत्ता केंद्र होते थे, वो मतलब अब उजड़ने लगे और ये कलेक्ट्रेट जो थे सत्ता केंद्र के रूप में जाने जाने लगे। फिर जब आज़ादी मिल गई हमें तो हमने कलेक्ट्रेट को उतना अधिक महत्व नहीं दिया, धीरे धीरे जो न्यायालय है उसको अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। अच्छा, जो यहाँ पर धर्मशास्त्र की जो बात की गई थी ये वाली, ठीक है, तो धर्मशास्त्र का अर्थ होता है संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों, आचरणों के सिद्धांतों की व्याख्या की गई हो कि भाई समाज में इस तरह के आचरण होने चाहिए, इस तरह के तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए। ये जो धर्मशास्त्र है ये ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे, यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले इनको लिखा गया था। ये संस्कृत की कृतियां थी, ठीक है, संस्कृत की रचनाएं इसमें हमें देखने को मिलती, कोई एक दो नहीं, कई सारी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, अगला हमारा जो टॉपिक है वो कंपनी की फौज। ये इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कि भाई कंपनी ने इतने इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो भारत की सेना क्या मतलब घास खाने गई थी क्या? ये क्या मतलब लड़ नहीं पाई इनसे? तो ऐसा क्या रीजन था कि कंपनी की फौज जो थी वो इतनी ताकतवर हो गई कि इन्होंने हर इलाके पर अपने कब्जा कर लिया? तो यहाँ पर कंपनी की फौज के विषय में अब हमें डिस्कस करना है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। अब अगर देखा जाए तो ये भारत में नए विचारों को लेकर के आए, किसके से संबंधित? एक तो शासन, जो इन्होंने यहाँ पर शासन जिस तरह से चलाया, और दूसरा सुधार के लिए, ठीक है, शासन और सुधार के नए विचारों को ये यहाँ पर लेकर के आए। सुधार कई सारे इन्होंने यहाँ पर किए, ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो बाल विवाह पर बैन इन्होंने ही लगाया था, ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने ही बैन किया था, और भी कई सारी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने के लिए जो कानून बनाया गया था, ठीक है, वो इन्होंने ही बनाया था, और भी कई सारी चीजें, ठीक है। तो वो इन्होंने यहाँ पर प्रशासन के संबंध में कई सारे सुधार तो किए। न्यायपालिका की स्थापना इन्होंने ही की, ठीक है, कलेक्ट्रेट की स्थापना इन्होंने ही की, ठीक है। जो आज के टाइम पर आप कलेक्टर देख रहे हो जो बनते हैं आईएएस, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये यही यहाँ पर लेकर के आए थे, ठीक है। तो इन्होंने प्रशासन और सुधार के क्षेत्र में कई सारे नए विचार लागू किए, लेकिन इनकी असली सत्ता जो थी वो सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से, जो मुगलों की सेना होती थी वो मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना, एक मिनट, हाँ, मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, यानी कि इसमें आपको घुड़सवार देखने को मिलते थे जो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ते थे, और पैदल सैनिक थे, उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। मुगल जो सैनिक थे उनको सेना में सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। था क्या कि देखो, मुगल सेना में मुख्य रूप से वैसे तो घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे, ठीक है, लेकिन जो इन सैनिक होते थे इनको तीरंदाज और तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। लेकिन चूंकि इनके पास में सवारों की संख्या अधिक थी, ठीक है, इनके पास में घुड़सवार काफी अधिक थे, इसलिए इनको पैदल सैनिकों की बहुत अधिक जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र सैनिकों की बड़ी संख्या थी, यानी ऐसे सैनिक थे जो हथियार चलाना जानते थे और हथियार रखते थे। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सैनिक मुहैया करा देते थे। तो इन मतलब मुगलों ने कभी भी पैदल सेना बहुत बड़ी नहीं रखी, घुड़सवार बहुत ज्यादा रखते थे ये, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदल गई। देखो अब हुआ क्या, 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी जो रियासतें थी यहाँ के किसानों को भर्ती किया गया सेना में, अंग्रेजों ने सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। तो जो स्थानीय जमींदार थे, ये जो मुगल शासकों को जरूरत पड़ने पर पैदल सैनिक मुहैया कराते थे, ये मुहैया होना बंद हो गए। इससे क्या है कि मुगलों की ताकत कम होने लगी, ठीक है, अब सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया, ठीक है। उसने क्या किया, एक तो मतलब घुड़सवार रखे और दूसरा पैदल सैनिकों को रखा, ठीक है। अब पैदल सैनिकों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी देने लगे। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय सिपॉय जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है, सिपॉय आर्मी कहते थे। प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि अंग्रेज लोग अपनी सेना को क्या कहते थे, तो सिपॉय कहते थे, याद रखना, ठीक है, क्या कहते थे, सिपॉय।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1820 के दशक से, यानी कि 1820 से 30 के बीच में अगर आप देखोगे तो इसके इस समय और इसके बाद में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, अब धीरे धीरे क्या है कि साइंस आने लगी, विज्ञान आने लगा, ठीक है, तो युद्ध की तकनीकें भी बदलने लगी। कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी, क्योंकि अगर इस समय तक आप आते आते देखोगे, ठीक है, तो हथियार बदल चुके थे। अब तलवार के माध्यम से युद्ध कम होने लगा और बंदूकों के माध्यम से जाने लोग ज्यादा होने लगा। इसकी वजह एक यह भी थी कि ब्रिटिश राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था, ठीक है, जहां सिपाही मस्केट जो होता है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक होती है, इसे तोड़ेदार बंदूक भी कहा जाता है, ठीक है। मस्केट और मैचलॉक जो होता है, शुरुआती दौर की बंदूकें जिनमें बारूद को माचिस से तीन चिंगारी दी जाती थी, माचिस से तीन चिंगारी दी जाती थी और उसके बाद में बंदूक चलती थी, ठीक है। तो मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। अब अगर घुड़सवार है, ठीक है, तो घंटा भर में जब तक घुड़सवार वो मतलब मस्केट को या फिर मैचलॉक को मतलब भरेगा और दोबारा गोली चलाएगा, ठीक है, तब तक उसका गला काट दिया जाएगा, ठीक है। तो घुड़सवारों के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन पैदल सैनिक जो थे वो इन भारी बंदूकों को अपने साथ लेकर भी जा सकते थे और इनको आसानी से चला भी लेते थे, ठीक है। इसलिए घुड़सवारों की संख्या जो थी इसमें कम होने लगी और पैदल सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। कंपनी की सेना में सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, ठीक है। सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। हाँ, जो जैसे से मतलब सैनिक आवश्यकताएं बदलने लगी तो उसका ध्यान रखते हुए पैदल टुकड़ियां इसमें ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, यानी कि सभी सैनिकों को एक तरह से प्रशिक्षित करना, एक प्रकार से आप कह सकते हो एक आर्मी ये विकसित करने लगे थे, एक ऐसी आर्मी जिसको हम एक पूरी मतलब अनुशासित तरीके से एक व्यवस्था के तहत चला सके, ठीक है। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, ट्रेनिंग दी जाने लगी, अभ्यास करवाया जाने लगा और इनको अनुशासन सिखाया जाने लगा कि इस तरह से तुम्हें रहना है, ठीक है। अनुशासन में कि भाई ये सुबह टाइम से उठना है और मतलब जो भी कार्य होंगे उनको अनुशासन में इनसे करवाए जाए। इससे पहले अनुशासन वगैरह था नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। पहले क्या था कि जो लोग थे, आम जनता थी, वो खुद अपने अनुशासन में रहने का प्रयास करती, जो सैनिक बनता था वो खुद अनुशासन में रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, 19वीं सदी की शुरुआत से ही क्या हुआ कि जब इन्होंने अपनी एक सैनिकों के लिए समरूप सैनिक संस्कृति विकसित की, तो सैनिकों को प्रशिक्षण देने लगे अर्थात ट्रेनिंग देने लगे, अभ्यास करवाने लगे समय समय पर युद्ध का, और तीसरा अनुशासन सिखाए जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज्यादा नियंत्रित हो गया। पहले आजादी से रहते थे, अब नियंत्रित हो गया। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। और उस समय जाति और क्या क्या है कि समुदाय की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती थी और इनको नजरअंदाज करना पड़ता था। अंग्रेज थे, विदेश से आए थे, जैसे कि एक भावना थी कि लोगों का मानना था कि समुद्र की यात्रा करने से लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और इन्होंने क्या किया, समुद्र की यात्रा करवाई, तो इससे लोगों की जो भावनाएं थी वो आहत हुई, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारी चीजें थी जो कि चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्होंने हमारे भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत किया और उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है निष्कर्ष, ठीक है। पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या रहा, तो उसको यहाँ पर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिकवाद किसे कहते हैं हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में, जब किसी एक देश पर दूसरे देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से दबदबा बन जाता है, आर्थिक और राजनीतिक ही दो ही मान लो, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर नियंत्रण बन जाता है, तो हम वहां पर औपनिवेशिक शासन कहते हैं, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आ जाने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई, ठीक है। यहां पर भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति तो बन ही गए थे, ठीक है, और जब क्या है कि भाप तकनीक का आविष्कार हो गया तो यह प्रक्रिया और तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। तब तक क्या था, जब तक भाप तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, तो भाप तकनीक के आविष्कार से पहले
भारत में पहुंचने के लिए इनको 6 से 8 महीने का टाइम लगता था, लेकिन भाप से चलने वाले जहाजों ने यात्रा 3 हफ्तों में ही समेट दी। अब यात्रा करने में मात्र 3 हफ्ते का समय लग रहा था, ठीक है, और 3 हफ्ते में पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाती थी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे और फैमिली सहित आकर के यहाँ पर रहने लगे और व्यापार करने लगे, यहाँ के इलाकों पर नियंत्रण जमाने लगे। आगे 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग, 78% आबादी, भूभाग यानी कि भारत के 63% जमीनी इलाका और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कब तक? 1857 तक, जब भारत में पहला विद्रोह हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन हुआ था, ठीक है। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि वहां पर या तो कठपुतली नवाब बैठे हुए थे या फिर रेजिडेंटों के माध्यम से वहां के शासन को कंट्रोल करने का काम करते थे, ठीक है। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, तो पूरे भारत के ऊपर कहीं ना कहीं इनका व्यवहारिक तौर पर नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो हमारा आज का ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको पूरे चैप्टर में दिए गए एक एक टॉपिक समझ में आए होंगे और आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी, ठीक है, कि किस तरह से भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ। अब अच्छी क्या ही लगी होगी, मतलब भारत को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है पूरी, बट समझ में आया होगा, ठीक है। बट अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया तो आप डाउट ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम आपको वहां पर आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए हैं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फ्री कंटेंट चाहिए तो ऐप पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप डाउनलोड करने में, नोट्स परचेस करने में, कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड हाँ, प्रिपरेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए है, नोट्स से रिलेटेड जानकारी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा एंड व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखी हुई है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।